पुनर्जन्म के बाद मैं सबसे पहले अपनी बहन लिली से इत्तेफाक से मिलता हूँ और उसे खुद पर मोहित कर लेता हूँ। पिछली जिंदगी में जब मेरे अमीर माता पिता ने मुझे ढूंढा, तब लिली ने नकली वारिस टाइलर को बचाने के लिए मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। उसने अफवाहें फैलाई कि मैं नाजायज हूँ और लोग भी भेजे मुझे परेशान करने। उसे सालों से जानने के कारण मैं उसकी पसंद जानता हूँ, इसलिए मैं उसके सपनों का राजकुमार बनता हूँ ताकि उसका दिल टूटे जब उसे पता चले कि वह अपने भाई से प्यार कर बैठी है। तभी मेरी शिकार लिली दिखती है। मैं पास जाकर पूछता हूँ, क्या आप बता सकती हैं लाइब्रेरी कहाँ है? लिली और उसकी सहेलियां मुड़कर मुझे देखती हैं और सब दंग रह जाती हैं। एक नौजवान खड़ा है, सफेद शर्ट पहने, आत्मविश्वास और आकर्षण से भरपूर। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे दोबारा पूछने पर वह होश में आती है। वह जियांशे रोड की ओर इशारा कर कहती है, उधर। शुक्रिया। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। लिली मेरे ओझल होने तक मुझे देखती रहती है। फिर उसकी सहेलियों की आवाजें गूंजती हैं। वो वाकई हैंडसम है। तो उपन्यासों के बेहद आकर्षक हीरो पूरी तरह काल्पनिक नहीं होते, है ना? वो गजब का है, एकदम परफेक्ट। लिली अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वह धीरे धीरे सांस लेती है। चलो, हमें भी जियांशे रोड ही जाना है। जिस इंसान से आपको बिल्कुल नफरत करनी चाहिए, उसी पर पूरी तरह फिदा हो जाना, वो कैसा लगता है? इस सवाल का जवाब मेरी पिछली जिंदगी वाली लिली जानती होगी। अभी अभी उसकी आंखों में जो भाव था, उसे याद करके मैं खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाता। मुझे बेसब्री है उस पल का, जब लिली को पता चलेगा कि मैं ही उसका अपना भाई हूँ। अपने दिमाग में घटनाक्रम दोहराते हुए सोचता हूँ कि लू परिवार को इस वक्त मुझे घर लाने की योजना बनानी चाहिए। अपनी पिछली जिंदगी में मैं लू परिवार में गोद लिए गए बेटे के रूप में शामिल हुआ था और मुझे सच जानने में बहुत समय लग गया कि मैं असल में कौन हूँ। लेकिन इस जीवन में अगर उन्हें लगता है कि वे मुझे यूं ही वापस ले जा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और जैसा कि मैंने सोचा था, अगली सुबह सबसे पहले लू परिवार मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा। हालांकि खुद विक्टर और डायना नहीं आए। ये परिवार का ड्राइवर और हाउसकीपर हैं। क्या आप एथन लू हैं? मिस ली की मुस्कान सलीकेदार है, पर मुझे देखते ही उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह तुरंत संभल कर बोली, नमस्ते मिस्टर लू। हम शेंगहोंग ग्रुप के चेयरमैन विक्टर लू के लिए काम करते हैं। यह हमारा कार्ड है। मिस ली एक हाथ से कार्ड आगे बढ़ाती है। इसे मत लो। इसके बजाय मैं अपनी बाहें मोड़कर दीवार से टिक जाता हूं और उसे गौर से देखने लगता हूं। तो आप क्या चाहते हैं? इस तरह टाल दिए जाने पर मिस ली का चेहरा सख्त हो जाता है। एक पल के लिए उनके चेहरे पर झुंझलाहट झलकती है, फिर वह उसे छुपा लेती है। क्या आपको अपने जैविक पिता की कोई याद है? इसका क्या मतलब है? मैं एक भौं ऊपर उठा देता हूं। क्या आप कह रही हैं कि आपके बॉस मेरे जैविक रिश्तेदार हैं? नहीं। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मिस ली की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वह मुझे बीच में ही रोक देती हैं। आपके जैविक पिता ने हमारे बॉस की जान बचाई थी। उनका निधन हो गया और हमारे बॉस आपके पिता की जगह लेना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने हमें आपको घर लाने के लिए भेजा है। वह उचित गोद लेने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। अब से आप लू परिवार के बेटे होंगे। ड्राइवर जैक बीच में बोल पड़ता है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि लू परिवार जिन्हाई सिटी का सबसे अमीर परिवार है। सीधी बात कहूं तो हमारे बॉस का बेटा बनना मतलब रातों रात किस्मत खुल जाना है। दोनों के चेहरे पर वही आत्मसंतुष्ट मुस्कान है, जैसे मैं ही यहाँ भाग्यशाली हूँ। मैं हल्की सी हंसी छोड़ता हूँ। माफ कीजिए, मैं यूं ही किसी को माता पिता नहीं बना लेता। और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मुझे मेरा नाश्ता करने दीजिए। धन्यवाद। मैं वापस अंदर जाता हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैं उनके चेहरों पर अविश्वास की झलक देखता हूँ। तभी दरवाजे के पीछे से एक गुस्सैल आवाज आई, मिस्टर लू, ठीक से सोच लीजिए। हम शहर के सबसे अमीर लू परिवार की बात कर रहे हैं। पीछे हटे तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। यकीन न हो तो कॉल कर हमारी पहचान पुख्ता कर लें। क्या आपको अंदाजा है आप क्या ठुकरा रहे हैं? बड़े होने पर आपको पछतावा होगा। जल्द ही मिस ली और जैक एस्टेट लौटकर विक्टर और डायना को मेरी प्रतिक्रिया बता देते हैं। लिली भी वहीं मौजूद होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मैंने गोद लेने से इनकार कर दिया है, वह ठंडी हंसी हंस देती है। अगर वह वापस नहीं आना चाहता तो ठीक है, वह तो बस कोई नीच इंसान है। वह खुद को समझता क्या है? लिली के मुंह से ये शब्द निकलते ही डायना उसे तीखी नजरों से देखती है। लिली, इस तरह बात मत करो, तुम्हें हालात पता है। लिली आंखें घुमाती है और अपनी कार की चाबी उठा लेती है। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं जाना है। वो गुस्से में निकली। डायना सांस भर विक्टर की ओर मुड़ी। अब क्या करें? वो नहीं लौटेगा। विक्टर अखबार लेकर पीछे बैठ गया। क्या ये सच में समस्या है? वो सतर्कता की वजह से मना कर रहा है। उसे यकीन नहीं कि अच्छी चीजें खुद चलकर आएंगी। मैं कुछ दिनों में खुद जाऊंगा। डायना शांत होकर बोली, सही है, हम कुछ लग्जरी गिफ्ट्स ले जा सकते हैं। आखिर वह हमारा बेटा है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उम्मीद है वह समझदारी दिखाकर घर लौट आएगा। मिस ली और जैक को भेजने के बाद मैं जियांशे रोड पर लाइब्रेरी की ओर जाता हूँ। मैं जानता हूँ लिली को मेरा भाई बनना पसंद नहीं। आज मेरे गोद लेने से मना करने पर वह परेशान होगी। गुस्से में वह घर नहीं रुकती और बॉयफ्रेंड न होने पर कैफे चली जाती है। अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो वह उसी के पास भाग जाती है। लेकिन उस दिन मैंने लिली की आंखों में हैरानी की चमक बिल्कुल साफ देखी थी। तो भले ही मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, पर उसके क्रश के तौर पर आज उसके जियांशे रोड आने की उम्मीद है। मैं मनोविज्ञान की किताब पढ़ने लगता हूं। जैसा मैंने सोचा था, करीब 1 घंटे बाद लिली की हैरान आवाज आई, तुम हो। मैंने खास तौर पर खिड़की के पास बैठने का फैसला किया था। आज की धूप बिल्कुल परफेक्ट है। सुनहरी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं और मैं लगभग चमकता सा लग रहा हूँ। नजरें उठाकर देखता हूँ कि लिली मेरी ओर आ रही है। जब वह मुस्कुराकर मेरे सामने रुकती है तो मैं उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लेता हूँ। और आप हैं?
जब लिली को एहसास होता है कि मैं उसे पहचानता नहीं हूँ तो उसकी आंखों में एक पल के लिए निराशा झलकती है, लेकिन वह तुरंत मुझे एक बड़ी मुस्कान दे देती है। तुम्हें याद नहीं है, उस दिन लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर तुमने मुझसे रास्ता पूछा था? ओह, तुम हो। मैं ऐसा दिखाता हूँ जैसे अब मुझे याद आया हो। मैं उसे एक शिष्ट मुस्कान देता हूँ। शुक्रिया। जियानशे रोड पर मेरा पहला दिन था और मैं नक्शे समझने में कच्ची हूँ। मैं गलत दिशा में जा रही थी। चिंता मत करो, लिली ने सहजता से कहा। फिर वह मेरे सामने खाली पड़ी सीट की ओर इशारा करती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ जरूर। मैं सिर हिलाकर किताब पढ़ने लगता हूँ। लिली बैठ जाती है और यह देख कि मैं बात नहीं करूंगा, उसके चेहरे पर निराशा दिखती है। पर मुझे देखते ही उसका दिल धड़क उठता है। उसकी नजरें महसूस कर मैं ऊपर देखता हूँ। मेरी आंखें मुझे एक रहस्यमयी अंदाज देती हैं। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, लिली होश में आई और कुछ कहने के लिए सोचने लगी। मैंने देखा कि आप एक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। क्या आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं किताब नीचे रख देता हूँ। बस व्यक्तिगत रुचि है। समझ गई। क्या आप अभी भी स्कूल में हैं? बिल्कुल। हाई स्कूल या विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय। जाहिर है ये सब बेकार के सवाल हैं। मेरी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक आ जाती है। क्या तुम्हें सच में कुछ चाहिए? मेरे लहजे में बदलाव लिली महसूस कर लेती है और उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वह जल्दी से सफाई देने लगती है। मैं तो बस बात कर रही थी। मैं बस तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। ईमानदारी हमेशा सबसे ताकतवर कदम होती है। लिली खुल जाती है और उसकी हिरनी जैसी आंखें सीधा मेरी आंखों में देखती हैं। सच तो यह है कि पहली नजर से ही मुझे तुम पसंद हो। मैं रोज जियानशे रोड पर तुम्हें ही ढूंढती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? उसके इस नाटक में मत आना। लिली वफादार नहीं है। वह बॉयफ्रेंड्स को रिकॉर्ड स्पीड से बदलती है। उसे झुकने वाले लोग पसंद नहीं। बिना रीढ़ वाले लोगों में कोई आकर्षण नहीं होता, वरना वे उबाऊ और अनुमानित लगते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसका भाई होने के नाते मुझे उसे संभालना आता है। मैं लिली की बात पूरी होने देता हूँ, फिर मुस्कुराकर कहता हूँ, चाहना या ना चाहना तुम्हारा फैसला है। मुझसे इजाजत क्यों मांग रही हो? क्या मेरे मना करने पर तुम गायब हो जाओगी? अगर ऐसा है तो मेरा जवाब नहीं है। मेरी आवाज नरम है, लेकिन मेरा हाव भाव सख्त है। उसमें थोड़ी सी शांत झुंझलाहट भी झलक रही है। किताब ले मैं उठा। कुछ और? नहीं तो चला। लिली को मेरे इतनी जल्दी शांत होने की आस न थी। मेरे हिलते ही वह भी तुरंत खड़ी हुई। मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे सामने साफ रहना चाहती थी, बिना कुछ छुपाए। मैं तुम्हें चाहना नहीं छोड़ूंगी, वह ईमानदारी से कहती है। मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। निकलते वक्त मैं शेल्फ से एक किताब उठाता हूँ। लिली मेरे पीछे आकर लंच के लिए पूछती है। मेरे मना करने पर भी वो नहीं मानती और मेरा नंबर मांगती है। इस सब से थोड़ा थककर मैं उसे कहता हूँ, शायद अगली बार अगर हम फिर से कहीं टकरा गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस बार लिली और आगे जोर नहीं देती। जैसे ही मैं चला जाता हूँ, वह तुरंत लाइब्रेरी के अंदर वापस भाग जाती है। उसका कारण साफ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कभी सच्ची कद्र नहीं होती। और जब तक लू परिवार मुझे फांसने की कोशिश में व्यस्त है, मुझे लिली पर गहरी छाप छोड़नी है। अगले कुछ दिनों तक मैं स्कूल और अपने किराए के कमरे के बीच आता जाता रहता हूँ। लाइब्रेरी के पास मत जाना। फिर रविवार आता है और मेरे कमरे में फिर से कोई आता है। इस बार खुद विक्टर और डायना आए हैं। जब से मैंने उनके भेजे हुए लोगों को लौटा दिया था, विक्टर यही सोच रहा था कि कब कदम उठाना है। आज आखिरकार उसके पास समय है, इसलिए वह डायना को भी साथ लाया है। जहां तक मिस ली और जैक की बात है, वे नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हैं? अभी तो सुबह ही है। मैं दरवाजे की चौखट से टिक जाता हूँ। विक्टर और डायना ने नहीं सोचा था कि मैं इस हाल में दिखूंगा। मुझे देखते ही दोनों ठिठक गए। उन्हें संभलने में पल भर लगा। लू परिवार में आने के बाद मेरी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, सिर्फ यह चेहरा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। नमस्ते नौजवान, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यहाँ आने से पहले ही विक्टर आधा अधीर हो चुका था। आखिरकार जिस बेटे को उसने कभी एक दिन भी नहीं पाला, उसके लिए वह कुछ भी महसूस नहीं करता। अगर खून का रिश्ता न होता तो वह इस यात्रा की जहमत ही न उठाता। लेकिन अब यह मुलाकात उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। विक्टर मुस्कुराता है। मैं भौंहा उठाता हूँ। अगर पता होता कि आप कौन हैं तो क्या पूछता? विक्टर थोड़ा असहज होता है, लेकिन लू परिवार के फायदे के बारे में सोचकर वह अपनी झुंझलाहट दबा लेता है। उसके दिमाग में कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि मैं मना कर दूंगा। आखिरकार वह जिन्हाई सिटी का सबसे अमीर आदमी है। एक किशोर को काबू में करना तो उसके लिए बच्चों का खेल है। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं विक्टर लू हूँ, शेंगहोंग ग्रुप का चेयरमैन। मेरा कार्ड। वह मुस्कुराते हुए कार्ड देता है। इसे मत लो। मैं पूछता हूँ, तो आप क्या चाहते हैं? जरा भी इज्जत नहीं। डायना की भौहें तन जाती हैं। विक्टर बेझिझक कार्ड जेब में डाल लेता है। कुछ दिन पहले एक आदमी और औरत तुम्हें ढूंढने आए थे। उन्होंने तुम्हें सब समझाया होगा। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें ढूंढकर सब ठीक करना था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं? हाँ, और चिंता मत करो, मैं ये सब ठीक से करूंगा। जिन्हाई सिटी में हर कोई जान जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो। वह आह भरते हुए मुझ पर दिखावटी गर्मजोशी से देखता है। माँ को खोने के बाद 17 साल की उम्र तक अकेले बढ़ना मुश्किल था, पर अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं होने दूंगा। लू परिवार भले ही सबसे अमीर ना हो, पर जिन्हाई में हमारी अच्छी हैसियत है। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। आज से तुम मेरे बेटे हो। विक्टर ये शब्द भावनाओं के साथ कहता है। मुझे कुछ महसूस नहीं होता, चेहरे पर कोई भाव नहीं। जी नहीं। मेरा जवाब वही है। मैं किसी को भी पिता नहीं मान लेता। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मना कर दूंगा। वो उदास हो गया। अजनबी को पिता कैसे मान लूं? तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। जान पिता ने बचाई थी, मैंने नहीं। तुमने सालों उनकी सेवा की, उतना काफी है। मैं ठीक हूं।
इसे ठीक कहते हो? जब तक खुश हूं ये जगह ठीक है। मैं फिर से गोद लिया बेटा बनकर नहीं लौटूंगा। मैं चाहता हूं कि विक्टर मुझे अपना जैविक बेटा माने। मैं लू परिवार की शांति भंग करना चाहता हूं, वरना बाहर रहकर भी परेशानी खड़ी कर सकता हूं। गोद लिया बेटा बनकर खुद को फंसाना होगा और वे मुझ पर कोई भी ठप्पा लगा देंगे। मैं इस झंझट से बचना चाहता हूं। असली बेटा बनकर ही मैं उस नकली वारिस टाइलर की असलियत देख पाऊंगा। मैं उनकी दबी हुई नाराजगी देख रहा हूं। और कुछ अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं। दरवाजा बंद कर मैं बढ़ा। विक्टर डायना पीछे दौड़ी। विक्टर अब और नहीं बोलेगा। डायना विनती करती पीछे आई। तुम जवान हो, पैसे की कीमत नहीं जानते। मैं खुद कमा लूंगा। कितने? नीचा नहीं दिखा रही, पर लू परिवार तुम्हें विला दे सकता है। तुम कब ऐसा कुछ खरीदोगे? हमारे दामाद बनते ही लिमिटेड एडिशन कारें और घड़ियां तुम्हारी होंगी। मैं घूमकर डायना की ओर देखता हूं। मेरी आवाज तीखी हो जाती है। मेरे पिता ने आपके पति की जान बचाई और बदले में आपने मुझे गोद ले लिया। अगर मैं इनकार कर दूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि यह पिताजी के सम्मान के लिए नहीं था। आप बस लू परिवार के लिए एक फायदेमंद इंसान देख रही हैं। बड़े घराने यही करते हैं, है ना? सिर्फ रणनीतिक चालें। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल जाती है। आपका गोद लिया बेटा बनकर मैं जो भी खर्च कराऊंगा आप उसकी 10 गुना वापसी चाहेंगी। जरा भी भटकने पर आप मुझे एहसान फरामोश कहेंगी। कितना दयनीय है। असल में कर्जदार आप हैं, पर इसे उदारता कहती हैं। पैसा, ताकत, इज्जत सब आपके लिए ही है। वाकई आप जिन्हाई के सबसे अमीर कहलाने लायक हैं। अब मुझे मत ढूंढना। मेरा जवाब हमेशा ना रहेगा। मैं उनके चेहरे पर बदलते भाव देखता हूं और वहां से निकल जाता हूं। उन्हें उनकी जगह दिखाकर मुझे सुकून मिला। अब सबसे छोटे वाले के लिए कुछ परेशानी खड़ी करने का वक्त है। इस परिवार को साथ में तकलीफ झेलनी ही चाहिए। कई दिनों बाद मैं ज्यांशी रोड लाइब्रेरी लौटा। तभी मैंने देखा लिली बाहर बैठी काफी परेशान लग रही थी। तभी उसने मुझे देखा। हमारी नजरें मिलीं। लिली खुश होकर मेरी तरफ दौड़ी। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या अब नंबर मिल सकता है? मेरी भौहें तन गईं। चेहरा भावहीन था। मुझसे असहज होकर लिली धीरे से बोली, तुमने कहा था दोबारा मिलने पर तुम। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। चेहरे पर ठंडी हंसी और तिरस्कार था। अमीर लोग एक जैसे होते हैं, हमेशा किसी जवान और भोले भाले के पीछे भागते हैं, है ना? संकेत बिल्कुल साफ है। एक बात मुझे परेशान कर रही है। लिली तन गई और मेरे मुड़ते ही वह पीछे लपकी। क्या हुआ? बताओ, शायद मैं मदद करूं। मैंने उसे अनसुना कर दिया। पहली नजर का प्यार बस आकर्षण हो सकता है, पर मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने या दबाव देने का नहीं था। मैंने होंठ भींच लिए। जबरदस्ती के जज्बात नहीं टिकते। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो सम्मान, बराबरी और सच्ची भावनाओं पर आधारित हो। लिली मेरा बदलाव देखती है। वह राहत की सांस लेकर ईमानदारी से आगे बढ़ती है। जब से तुमने कहा था कि अगली बार कांटेक्ट दोगे, मैं हर दिन लाइब्रेरी आ रही हूं तुम्हें देखने की उम्मीद में। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे चेहरे से सब साफ था। लिली कहती है, पर एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। इतना आत्मविश्वास? मेरे अंदर की ठंडी दीवार आखिरकार दरकने लगती है। लिली जरा भी नहीं चूकती। बिल्कुल, हो सकता है पहली नजर में तुम्हें मैं खास न लगूं, लेकिन जब तुम मुझे जानोगे तो समझ जाओगे कि मुझे पसंद करना कितना आसान है। मैंने एक भौं ऊपर उठा दी। तुम देखने लायक नहीं। लिली असल में बिल्कुल भी बुरी नहीं दिखती। वह लंबी है और उसका चेहरा उज्जवल और युवा है। स्कूल में लोग लगातार उसकी ओर देखते हैं। पैसे जोड़ने पर वह स्कूल की असली स्टार है। बातचीत खत्म होने तक हमारे बीच की दूरी साफ कम हो जाती है। हम कैफे ढूंढकर कॉफी लेते हैं। लिली मेरी परेशानी का कारण पूछती है। मैं थोड़ी देर चुप रहकर सोच समझकर बोलती हूँ। मैंने उसे बताया कि एक अमीर जोड़े ने मुझ पर पारिवारिक कर्ज बताकर गोद लेने की बात की। लिली का चेहरा सब बयां कर देता है। तुम लगभग वयस्क हो, अब वे तुम्हें गोद क्यों लेना चाहते हैं? आखिर ये सब क्या है? मैं उसकी ओर देखती हूँ लेकिन और कुछ नहीं कहती। उनका परिवार रईस है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बनने पर मेरी सालों की मेहनत बच जाएगी। ओह, तो रईस होना उन्हें खास बनाता है? लिली हैरानी से हंसी। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे पता है वो क्या कहेगी। मैं सिर हिलाती हूँ। मैं अनाथ हूँ, पिता को कभी नहीं जाना। माँ 7 साल की उम्र में छोड़ गई थी, फिर अजनबियों की मदद से स्कूल पूरा किया। मेरी आवाज संतुलित रहती है। मेरा चेहरा शांत बना रहता है, पर यही शांति इसे और गहरा कर देती है। लिली का दिल दुखी है। यह सहना मुश्किल रहा होगा। नहीं, मैं अकेले रहने की आदी थी। जब ये अजनबी आए तो मुझे गुस्सा आया और मैंने तुम पर निकाल दिया। माफ करना। माफी मत मांगो, गलती उनकी है। लिली को अंदाजा नहीं कि वे अमीर दंपति उसके माता पिता हैं, या कि मैं वही भाई हूं जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह समझ नहीं पा रही है कि क्या कहे। आखिरकार उसकी स्थिति से देखा जाए तो उसके पास मुझे कुछ भी वादा करने का अधिकार नहीं है। एक लंबी चुप्पी के बाद लिली गहरी सांस लेती है। क्या तुम किसी परेशानी में हो? मदद चाहिए तो मैं हूं। उस दंपति को तुम्हें गोद मत लेने देना। कुछ अमीर लोग बेरहम होते हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तुम अच्छे हो, उनके बेटे बनकर तुम बस उनके काबू में आ जाओगे। मुझे पता है, मैं ठीक हूं और पैसों की कमी नहीं है। मैं लिली के चेहरे पर फैली चिंता को देखता हूं और अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता। चिंता मत करो, मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। वे कुछ भी कह लें, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। लिली ने चैन की सांस ली। ऐसे लोग जल्दी नहीं मानेंगे। बताओ वे कौन है? जिन्हाई में हमारी अच्छी पहचान है। एक फोन पर वे तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। जरूरत नहीं, वे बस जोकर हैं। मैं सिर हिलाता हूं। तुमसे बात कर अच्छा लगा। अब हल्का महसूस हो रहा है। मैं फोन निकालकर लिली को मुझे ऐड करने देता हूं। किसी का आदर्श बनने के लिए जिसके बारे में वे सोचते रहें, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
एक चेहरा जो उन्हें रोक दे काफी है, पर अगर चाहते हो वो तुम्हें भूल ना पाए तो कभी पास तो कभी दूर रहो। सही समय पर अपनी प्रभावशाली झलक दें, पर रहस्य बनाए रखें। उन्हें बस इतना बताएं कि वे और जानने के लिए उत्सुक रहें। लिली के साथ ये कॉफी लें। मैंने बताया कि 15 की उम्र में मुझे किंगबे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। थोड़ी देर में मैं निकलने का बहाना करता हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। लिली अलग नहीं होना चाहती, उसकी आंखों में बेबसी है। मैं नहीं मानता, मुझे काम है, मेरी नई जगह की मरम्मत बाकी है, अच्छी टीम ढूंढनी है, क्या हम साथ खाना खाएं? वह आना चाहती है, पर मेरे रूखेपन से वह रुक गई। हम अभी इतने करीब नहीं हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाना मुझे दूर ही करेगा। मैं उसे हल्की सी मुस्कान देता हूँ। बिल्कुल, तो फिर तय हो गया। लिली मेरी पीठ की ओर देखती रहती है। जब मैं जाता हूँ वह वहां काफी देर तक खड़ी रहती है, फिर अचानक हकीकत में लौट आती है। जैसे किसी खुमारी में हो, वह अपना फोन निकालती है और मेरी प्रोफाइल फोटो को घूरती है। साधारण नाम, एक खाली सोशल फीड जिसमें लगभग कुछ भी नहीं है। लिली के होठों पर मुस्कान है। अब उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट है और वह मेरा नाम जानती है, एथन लियू। क्या शानदार नाम है, उसका सरनेम लिली जैसा ही है। क्या यह किस्मत का संकेत नहीं कि वे एक परिवार होने के लिए हैं? लिली धीरे से सांस लेकर घर की ओर चल पड़ती है, जैसे हवा में हो। अगर शेंघांग ग्रुप जिन्हाई में रियल एस्टेट का दिग्गज है, तो गोल्डन मून ज्वेलरी वहां की अमीरी की पहचान है। सिर्फ ताकतवर और अमीर लोग ही गोल्डन मून की चीजें खरीद सकते हैं। अधिकांश आम लोगों ने तो इस ब्रांड का नाम तक नहीं सुना है, और मैं गोल्डन मून ज्वेलरी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। जब मैं शेयरधारक बना तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। एक ही टुकड़ा शाही हरे जेड का मुंह परिवार को दिवालियापन के कगार से बचाने के लिए काफी था, और इसी वजह से मैं मुंह परिवार का सबसे बड़ा उपकारकर्ता बन गया। इसके बदले में मुझे गोल्डन मून ज्वेलरी का 50% हिस्सा मिला। तब से हर साल मैं म्यांमार जाता हूँ और वहां से बेहतरीन कच्चे पत्थर लाकर ब्रांड को बेचता हूँ। इन्हीं पत्थरों ने गोल्डन मून को जिन्हाई सिटी में बेहतरीन ज्वेलरी का निर्विवाद नेता बना दिया। पूरा मुंह परिवार मेरे प्रति गहराई से आभारी है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत हो मैं उनके पास आ सकता हूँ। लेकिन मैं किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है आप कभी नहीं जान सकते कि किसी के दिल में क्या है, इसलिए मैंने कभी किसी को ल्यू परिवार या अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। एक इशारा तक नहीं। मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, मेहनत से पढ़ता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, एक आम युवा की तरह। जितना मैं आम दिखता हूँ उन्हें मैं उतना ही रहस्यमय लगता हूँ जो मेरा मूल्य जानते हैं। वो परिवार का मार्कस मेरा पहला सच्चा दोस्त था। वह मुझसे 4 साल बड़ा था, और ग्रेजुएशन के बाद वह जिन्हाई सिटी लौट आया और इंटीरियर रेनोवेशन के कारोबार की शुरुआत की, वो भी हर चीज में। मैं मार्कस को फोन करके उसे अपना नया घर दिखाकर सबसे अच्छा डिजाइन सुझाव मांगूंगा। कमाल है, एथन ने अपना घर ले ही लिया, लगा था तुम हमेशा कैंपस में ही रहोगे। कॉल करके बहुत खुश हो जाता है। कहाँ हो? मैं फ्री हूँ, अभी आता हूँ। मार्कस मेरे लिए हमेशा सब छोड़ देता है। उसका ऑफिस जियांशी रोड के पास ही है। मेरे बताते ही मार्कस आ गया। वह सरल व्यक्ति है और दिखावा नहीं करता, मुझे उसमें यही पसंद है। अचानक तुम्हें घर खरीदने का ख्याल कैसे आ गया? मजाक के बावजूद मार्कस चिंतित है। क्या हुआ? बस यूं ही। क्या कर रहे हो? सुना है तुम किसी के पीछे हो। प्यार हो गया क्या? मार्कस का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, कोई बड़ी बात नहीं। पसंद है तो कोशिश कर रहा हूं, नहीं हुआ तो क्या। जवानी में कोशिश करनी चाहिए, चाहे करियर हो या प्यार। जिसने तुम्हारा दिल जीता वो खास होगी। बिल्कुल, मार्कस गर्व से कहता है। उसे मना लिया तो तुमसे मिलवाऊंगा, इंतजार है। मुझसे विदा लेने के बाद लिली सीधे घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आती है उसे लिविंग रूम में कुछ अजीब सा महसूस होता है। विक्टर ने सोचा न था कि खुद जाकर भी कुछ न मिलेगा। यह उसके लिए असहनीय था, पर जाते वक्त उसके मुंह पर चिल्लाना, जिसने पूरी उम्र राज किया हो, उसके लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त है। वह घर तक गंभीर रहता है और आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह फूलदान को लात मारकर डायना को घूरता है। तुम वहां किस लिए गए थे? बुत बने रहने के लिए? एक शब्द नहीं बोले। मैं चेयरमैन हूं और एक आवारा लड़के ने मुझे नीचा दिखाया, जबकि तुम देखते रहे। मजा आया तुम्हें? यह सुनकर डायना की आंखें भर आईं। मैं आनंद कैसे लेती? जाने से पहले उसने सोचा, वह उसका बेटा है। जैसा भी हो, अगर वह सुधर जाए तो सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदतमीज हो सकता है। ऐसे बेटे का क्या फायदा? कम से कम उन्होंने एक कहानी बना दी ताकि मुझे अब तक पता न चले कि मैं लू परिवार का असली वारिस हूँ, वरना परिवार में कभी चैन नहीं रहता। मुझे कैसे पता चलता कि वह ऐसा होगा? वह बाहर पला बड़ा है, उसमें कोई तहजीब ही नहीं है। विक्टर के गुस्से के सामने डायना के मन में मेरे लिए जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति थी वह भी खत्म हो गई है। वह अपनी आंख के कोने को हल्के से पोंछती है। अगर वह गोद लिया जाना नहीं चाहता तो हम उसे गोद नहीं लेते। कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं जाता। मैं अब ऐसे किसी मामले में अपना दिल नहीं लगाऊंगी, और उसकी ऐसी सोच के साथ अगर वह सच में यहाँ आ गया तो मुझे जल्दी मौत के मुंह में पहुंचा देगा। अब उसके साथ जो भी हो, अगर वह संघर्ष करता है तो उसे कुछ पैसे भेज देना। इसे इस जीवन में उनके बीच जो भी माँ बेटे का रिश्ता है उसका हिसाब समझ लेना। अब से उसका इकलौता बेटा सिर्फ टाइलर है। डायना ने मुझसे पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया है। विक्टर इसे छोड़ना चाहता है, पर मेरी कीमत के बारे में सोचकर उसका मन बदल जाता है। लू परिवार भले ही जिन्हाई सिटी का सबसे अमीर परिवार हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई खास पहचान नहीं है।
प्रतिष्ठित वर्गों में रणनीतिक शादियां आम बात हैं और असली प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का सबसे तेज तरीका भी यही है। इसलिए विक्टर फिर डायना के खिलाफ हो गया। कहना आसान है, मुझे भी उससे निपटना पसंद नहीं, पर अगर किसी ने उसकी पहचान जान ली तो एक गलती और लू परिवार बदनाम होगा। उसमें अनुशासन नहीं है, इसलिए हम उसे वापस लाकर शिष्टाचार सिखाएंगे। क्या तुम्हें बाहर वालों की बातों का डर नहीं है? ड्राइंग रूम में कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए विक्टर खुद को रोकता नहीं है। औरतें, हमेशा की तरह दूरदर्शिता की कमी। तुम सिर्फ सामने की चीजें देखती हो और इसके पीछे छिपे बड़े दाम को नहीं देख पाती। अगर हमें पता ही ना हो कि वह है तो ठीक है, लेकिन अब जब हमें पता चल गया है तो हमें उसे घर लाना ही होगा। विक्टर की बातें तर्कसंगत लगती हैं, लेकिन मुझसे मिलने के बाद डायना सच में नहीं चाहती कि मैं वापस आऊं। वह सोफे में धंस जाती है, कड़वाहट और नाराजगी से भरी हुई। वह एक साथ गुस्से और दुख से भरी हुई है, लेकिन वह गोद लिया जाना नहीं चाहता। हम उसे सच तो बता नहीं सकते, और अगर वह जैविक बेटा बनकर वापस आता है तो टाइलर का क्या होगा? टाइलर का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छा, बहुत दयालु है। सच जानकर वह टूट जाएगा। कौन ज्यादा मायने रखता है, टाइलर या लू परिवार? विक्टर के पास अब इसके लिए कोई धैर्य नहीं है, और मैंने कब कहा कि उसे सच बताना है? जब तक लोगों को किनारे तक नहीं धकेला जाता, वे हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विक्टर की आंखों में एक ठंडी चमक झलकती है। इसमें मत पड़ो, मैं उसे ले आऊंगा। बस उसके आने पर उसे संभालने के लिए तैयार रहो। उसे शांत होना चाहिए, ऐसा नहीं। विक्टर ऊपर चला गया। डायना जानती है वह क्या करेगा, और मैं यहीं वापस आऊंगा। मेरे व्यवहार के बारे में सोचकर वह बस खुद पर ही तरस खा सकती है। वो हमेशा मुसीबत में क्यों फंसती है? किस्मत इतनी बेरहम क्यों है? डायना नाराजगी के आंसू बहाती है, और ठीक उसी वक्त लिली अंदर आती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर लिली का दिल बैठ जाता है। माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? पापा कहाँ हैं? क्या आप दोनों आज उस निकम्मे से मिलने नहीं गए थे? वह वापस नहीं आया? अपनी बेटी को देखकर डायना को और भी बुरा महसूस होता है। वह रूमाल से अपना चेहरा पोंछती है और लिली को सारी बातें विस्तार से बताती है, खासकर मेरे कहे हर शब्द को जोर देकर बताती है। लिली का खून खौल उठता है। उसके लिए यह भाई एक निकम्मा है। लू परिवार में जगह मिलने पर उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, पर कृतज्ञ होने के बजाय वह उसकी माँ से ऐसी बात करता है। वह खुद को समझता क्या है? बिना खून के रिश्ते के कोई उसे देखता भी नहीं। बिल्कुल निकम्मा। लिली तो भूल ही जाती है कि मैं भी हूँ। माँ, मत रो, पापा सही कह रहे हैं। उसे वापस लाना होगा। हम उसे लू परिवार का नाम बदनाम करने नहीं छोड़ सकते। लिली की आंखों में निर्मम चमक आ गई। मेरे पहुंचने पर वह बहुत कुछ करना चाहती है। लिली को नहीं पता कि जिस पर वह गुस्सा है और जिस पर फिदा थी वे एक ही हैं। वह इस कड़ी को देख नहीं पा रही और बस मुझे सबक सिखाना चाहती है। वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मार्कस को जगह दिखाकर और जल्दी खाकर मैं स्कूल लौट जाता हूँ। कैंपस में मेरा क्वार्टर 2 मंजिला विला है और मैं नीचे की मंजिल पर रहता हूँ। ऊपरी मंजिल पर मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के उपकरण हैं। 2 साल से मेरा ध्यान स्पेशियल पाउच विकसित करने पर है। अधिकारी इसे लेकर गंभीर हैं और उन्होंने सुरक्षा व मदद हेतु 4 विशेषज्ञ भी नियुक्त किए हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर मैं अब लू परिवार से निपट सकता हूँ। विला लौटकर मैं ऊपर गया। अब भी मैं वर्किंग स्पेशियल पाउच तैयार नहीं कर पाया हूँ और सिस्टम ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। हर चीज मुझे खुद ही समझनी पड़ रही है। मैं लैब में बैठकर काफी देर तक सोचता हूँ। फोन बजते ही मैं वापस खिंचाता हूँ। मैं स्क्रीन देखता हूँ। ये मिस युन है। ईथन, क्या तुमने किसी का बुरा किया है? कोई तुम्हारी जगह के लिए 2 गुना किराया देकर तुम्हें 3 दिन में निकालना चाहता है। मैंने मना किया तो उन्होंने 4 गुना किराया ऑफर किया। मैंने कभी उनकी मदद की थी, इसलिए हमारे संबंध अच्छे हैं, पर 4 गुना किराया बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है ये लू परिवार की चाल है। संक्षेप में, समझ गया मिस युन, कल सामान ले जाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था, मिस युन झिझकते हुए बोली। देखो, मैं उन्हें किराए पर नहीं दे रही। तुम चाहो तो दे दो। 4 गुना किराया तुम क्यों ठुकराओगी? लू परिवार के पास बहुत पैसा है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं। मैं कैंपस में रह सकती हूँ, बस उन्हें मेरी स्थिति मत बताना। मिस युन मान गई। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पर वे पीछे क्यों पड़े हैं? मदद चाहिए, मिस युन बोले जा रही हैं। मैं जवाब देकर कॉल काट देती हूँ। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे पता था विक्टर कुछ करेगा, बस इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो पूंजीपतियों की आम चाल है। असल में ये तो दिलचस्प है। मैं भौहें सिकोड़कर लिली के कई संदेश देखती हूँ। एक का कैजुअल जवाब देकर मैं अपने शैक्षणिक सलाहकार को कॉल करती हूँ। डॉ झांग, कोई मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है। राजधानी से आए डॉ झांग ही मेरे आधिकारिक सलाहकार हैं। वो उन 4 विशेषज्ञों में से एक हैं जिन्हें ऊपर से मेरे लिए नियुक्त किया गया है। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। इस स्कूल के हर शिक्षक, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ देखते हैं। जिन्हाई सिटी के मेयर भी उनसे 1 से अधिक बार मिलने आ चुके हैं और हर बार सम्मान से लबालब रहते हैं। ऐसे 4 ताकतवर लोग मेरी पीठ पर नजर रखे हुए हैं, तो जब कोई मेरे साथ गलत करे और मैं चुप रहूं तो वो तो बेवकूफी ही होगी। लू परिवार के कदम उठाने से पहले मेरे पास अपनी चाल दिखाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब जब उन्होंने कदम बढ़ा दिया है तो सब कुछ अपने आप सही जगह बैठता है। मकान मालिक का फोन आया। 3 दिन में घर खाली करना है। शायद किसी का दिल दुखाया है। मेरी आवाज शांत है। लू परिवार के गोद लेने की बात हल्के में कह दो, लेकिन इतना भी डॉ
झांग को गुस्से से भर देने के लिए काफी है, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो हंगामा करता है। मैं स्थिर, शांत और अनुशासित हूं। मैंने इस उम्र में स्पेशल पाउच विकसित किया, जो सबसे महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं में से एक है, और मैंने कभी भी एक भी जानकारी बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंचने दी। मैं कभी खुद मुसीबत नहीं ढूंढता और न ही अपनी क्षमताओं के कारण घमंडी होता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सिर्फ उनका छात्र नहीं हूं, बल्कि शीर्ष लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध संपत्ति भी हूं। और ठीक परियोजना के अंतिम चरण में लू परिवार अचानक आकर मुझे अपना बेटा बताने की कोशिश करता है। क्या लू परिवार किसी और के आदेश पर काम कर रहा है? क्या उन्हें कुछ पता है? यह एक गंभीर सवाल है। ईथन, कैंपस में ही रहो और बिना वजह बाहर मत जाओ। मैं किसी को पता लगाने भेजता हूं। तनाव मत लो। लू परिवार कोई बड़ी चीज नहीं है, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस एक अपार्टमेंट की बात है। फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें खुद ले चलूंगा। डॉ झांग दिलासा देकर फोन काटते हैं और तुरंत दूसरी कॉल करते हैं। सुनो, एक दिन में लू परिवार की जानकारी जुटाओ। देखो वे किनसे मिले हैं। कुछ भी संदिग्ध लगे तो संभाल लेना। दूसरी तरफ डायल टोन सुनते हुए मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मेरे संदेशों में लिली ने पहले ही जवाब दे दिया है। वह पूछ रही है कि क्या मैं फ्री हूं और कहती है कि वह संयोग से किंगबे यूनिवर्सिटी के पास है और मुझे बारबेक्यू के लिए बाहर ले जाना चाहती है। मैं मना करने वाला नहीं हूं, क्योंकि कुछ ही दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो लिली को पता चल जाएगा कि मैं असल में कौन हूं। उससे पहले मुझे जल्दी से जल्दी उसके लिए अपनी जगह बनानी होगी। मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। मेरे वहां पहुंचते ही मुझे देख लिली पल भर को ठिठकती है, फिर संभल जाती है। उसके कान लाल हो गए, वह असहज होकर हिलने लगी। काफी देर हो गई, मैं तुम्हें इतनी दूर ले आई, मुझे माफ कर दो। उसकी घबराहट के उलट मैं शांत हूं। माफी मत मांगो, मुझे भूख लगी है। छिंगबे यूनिवर्सिटी के पास बारबेक्यू चलते हैं, चलो मेरे साथ। लिली हड़बड़ाकर सिर हिलाती है। छिंगबे यूनिवर्सिटी के पास फूड स्टॉल्स और बारबेक्यू की दुकानें हर तरफ भरी हुई हैं। बेस्ट रिव्यू वाली जगह ले जाता हूं। काफी देर हो गई है, जगह भर गई है और रेस्टोरेंट छिंगबे यूनिवर्सिटी के छात्रों की चहल पहल से गूंज रहा है। मेरे बैठते ही लोग मुझे देखने लगते हैं। कई लड़कियां मेरी ओर देखती हैं, पर लिली को सामने देख वे रुक जाती हैं और उसे जलन से देखती हैं। इससे लिली का गर्व बढ़ जाता है और वह मुझे और भी गर्मजोशी से देखने लगती है। मैं यह सब महसूस कर मन ही मन हंसता हूँ। ऑर्डर देकर स्टाफ को मेन्यू लौटाता हूँ और शून्य में घूरता हूँ। मैं अपने दिमाग में कहीं और चला जाता हूँ। लिली से बात करने का कोई इरादा नहीं है। साफ है कि मेरा मूड ठीक नहीं है। लिली अपनी सीट पर बेचैन होती है। वह सोचकर आखिरकार सही शुरुआत करती है। इतना तीखा खाना है, कुछ पीना भी चाहिए। मैं होश में आया। जो चाहो ले लो। क्या लोगी? मिल्क टी, मैं लाती हूँ। लिली के बोलने से पहले टेबल पर एक मिल्क टी आ जाती है। लिली पलकें झपकाकर ऊपर देखती है, जहां एक सुंदर लड़की मेरी ओर मुस्कुरा रही है। फिर देर रात का स्नैक, लो तुम्हारी पसंदीदा जेड ग्रीन मिल्क टी। वह करीब 20 साल की, नाजुक और कोमल सी है। पहली बात से ही उसकी असलियत खुल जाती है। लिली के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। ऊपर देखा, क्लोई तुम भी यहाँ हो। उस लड़की का नाम क्लोई गू है। वह छिंगबे यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की छात्रा है, मुझसे 1 साल सीनियर और कैंपस की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक है। लड़के उसके पीछे पागल हैं, पर वह मुझे पसंद करती है। हालांकि मानने में घमंडी है। क्लोई कभी यह नहीं बताती, लेकिन मौका मिलते ही वह मेरे पास आ जाती है और जो भी लड़की मेरे करीब आए वह उसे दूर कर देती है। आज रात भी कुछ अलग नहीं है। उसकी पहली बात लिली पर तंज है। उसकी दूसरी बात मुझसे नजदीकी दिखाने के लिए है। कमजोर आत्मसम्मान वाली कोई भी लड़की अब तक हट जाती, पर लिली ऐसी नहीं है। वह सब जल्दी समझ जाती है। ये उसकी प्रतिद्वंद्वी है। लिली गहरी सांस लेती है और उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की आग भड़क उठती है। मैं भी देर रात खाने के लिए निकली हूँ। क्लोई मेरे ठीक बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ जाती है और उसके ठीक पीछे उसी उम्र की 3 और लड़कियां भी कुर्सियां खींचकर बैठ जाती हैं। लिली का चेहरा एक पल में ही गंभीर हो जाता है। वे तीनों पहले ही खुशी खुशी मुझसे अपना परिचय करा रही हैं। टिफनी गंभीरता से माफी मांगती है कि बिना बुलाए आ गई। तभी मोनिका बीच में बोल पड़ती है, क्लोई तुम्हारे बारे में ही बातें करती है, तो हमें खुद देखना पड़ा। एला ने कहा, सही है, वह तुम्हारी तारीफ करती है। हमें लगा वह बढ़ा चढ़ाकर कह रही है, पर आज लगा वह सच थी। क्लोई ने टोकते हुए कहा, इथन इन्हें छोड़ो, इन्हें गप्पे मारना पसंद है। वे चारों आपस में ही मस्त हैं, लिली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। यही दृश्य मैं देखना चाहता था। मैं अपनी आंखों के कोने से लिली की ओर देखता हूँ। उसका चेहरा काफी बिगड़ गया है, इसलिए मैं एक शिष्ट मुस्कान देता हूँ। क्लोई, सब लोग, ये मेरी दोस्त लिली है। मैं आज रात इसी के साथ आया हूँ। मैं लिली को अपमानित नहीं होने दे सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इस पल उसकी मदद करना उसकी मेरे लिए भावनाओं को कम से कम 10% तो बढ़ा ही देगा। क्लोई की मुस्कान रुकती है, फिर वह लिली की ओर मुड़कर कहती है, ओह तो आप एथन की दोस्त हैं, मैंने पहचाना नहीं। क्लोई की तीनों दोस्त भी अपनी राय देती हैं। इसके लिए बहुत माफी झूठी है, पर लिली आह भरती है। वह मुस्कुराती है, पर आंखों में चमक नहीं। कोई बात नहीं, एथन के सीनियर मेरे भी सीनियर हैं। आप क्या खाएंगे? आज का खाना मेरी तरफ से है। ओह, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्लोई कोई कमजोर नहीं है। आप छिंगबई की छात्रा नहीं, मेहमान हैं। मेजबानी मैं करूंगी और बिल भी मैं दूंगी। धन्यवाद। लिली मुस्कुराकर बोली, एथन, चूंकि आज क्लोई मेजबान है, मैं तुम्हें फिर कभी बाहर ले जाऊंगी। देखो जरा, क्लोई की मुस्कान फिर से जम जाती है, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन मैं उसे साफ देख लेता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। क्लोई कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं है,
किसी को पसंद करती है लेकिन कहती नहीं, और हर उस लड़की को दूर रखने की कोशिश करती है जो उसके करीब आती है। मैं अभी किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूं, लेकिन उसका यह छोटा सा खेल वही ड्रामा है जिसे देखना मुझे पसंद है। लिली पूरी तरह से एक लू है, एक के मुकाबले 4, और वह बिना पसीना बहाए अपनी जगह बनाए रखती है। खाने के अंत तक उसने एक भी राउंड नहीं हारा। वे चारों उसे शराब पीने में हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली सबको चित्त कर देती है। यही है महिला प्रतिद्वंद्विता की ताकत। देर होने पर मैं निकलने को कहता हूँ, लिली आखिरी बार कहती है। वह बेहाल क्लोई से बोली, क्लोई, एथन और मैं निकल रहे हैं, आज के लिए शुक्रिया। अगली बार कैंपस आने पर डिनर मैं खिलाऊंगी। कौन सी क्लास? क्लोई खुद को संभाल नहीं पाती, पर नशे में धुत होने के कारण वो बेबस हमें साथ बाहर जाते देखती रह गई। रात की हवा ठंडी है और उसमें शराब की गंध है जो मुझे थोड़ी अप्रिय लगती है। मैंने लिली को देखा, उसके गाल गुलाबी थे। आज के लिए सॉरी, सब गड़बड़ हो गया। कैसी गड़बड़? बस ड्रिंक्स ही तो हैं, यही जवानी है, खूब पियो खाओ। लिली अब नशे में पहले से ज्यादा खुलकर बोल रही है। तो क्या तुम अक्सर पीती हो? मेरी भौहें तन गईं। तभी तुमने उन चारों को पछाड़ दिया। ये सुन, लिली तुरंत होश में आती है। नहीं, मेरे परिवार की सहनशीलता अधिक है, मैं कम ही पीती हूँ। आज क्लोई और बाकी सब उत्साहित थे तो मैं मना नहीं कर पाई, पर ज्यादा पीना ठीक नहीं। लिली बात छिपाने की कोशिश में और उलझ गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखी। हाँ, बहुत ज्यादा शराब पीना अच्छा नहीं होता। मैं बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता। जब कोई पहले से ही असंतुलित हो तो सही दिशा में एक हल्का सा धक्का और फिर रवैये में बदलाव उसे पूरी तरह से उलझाने के लिए काफी होता है। मैंने तुम्हारे लिए एक कार बुला दी है। मैं अपना फोन ऊपर उठाता हूँ। तुमने बहुत पी ली है, घर जाओ और आराम करो। लिली थोड़ी घबरा जाती है। कैंपस तक छोड़ दूं? नहीं, तुम नशे में हो, मैं चली जाऊंगी। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। मैं मुड़कर चला गया। लिली का दिल बैठ जाता है। उसने पहले ही गड़बड़ कर दी है। अब उसे लगता होगा कि वह उसे कम चाहता है और उसे बार में रहने वाली लड़की समझता है। यह सोच उसे तुरंत होश में ले आती है। वह चिंता और पछतावे से भर जाती है। वह इतना प्रभावशाली है कि कई अमीर और सफल लोग उसके पीछे होंगे, जैसे क्लोई। वह भले ही परेशान करने वाली हो, पर उसके अंदाज से जाहिर है कि वह किसी रईस घर से है। क्लोई की पृष्ठभूमि के बावजूद एथन ने उसे हमेशा दूरी पर ही रखा। क्लोई और उसके दोस्त जब उसे ड्रिंक पिला रहे थे, वह भौहें सिकोड़ रहा था। साफ था कि उसे यह पसंद नहीं। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने बस थोड़ा और नशे में होने का नाटक क्यों नहीं किया? शायद तब एथन मुझे घर छोड़ने आता। नहीं, मुझे एथन पर जो छाप छोड़ी है उसे सुधारने के लिए कुछ करना होगा। लिली जितना सोचती है उसका सिर उतना ही दुखता है। दिमागी उथल पुथल के बीच अचानक एक छोटा डिब्बा दिखा। लो, ये हैंगओवर की गोलियां हैं, इन्हें ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं डिब्बा लिली के हाथ में थमा देता हूँ। मैं जानता हूँ किसी को दीवाना बनाने के लिए उनकी भावनाओं को झकझोरना होता है, ताकि उनकी हर भावना आपके हर कदम से जुड़ जाए, तभी वो आपके वश में होंगे। तो जब लिली मुझे मैसेज करती है कि वो सुरक्षित घर पहुंच गई है, मैं उस पर एक नजर भी नहीं डालता। काम निपटाकर मैं सो गया। सुबह फोन पर लिली के 20 से ज्यादा मैसेज थे। घर पहुंच गई हूँ, हैंगओवर की गोलियों के लिए शुक्रिया, अब सिर दर्द नहीं है, क्या तुम कैंपस पहुंच गए? मैसेज लगभग हर आधे घंटे में आते हैं। शुरुआत में वे बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है लिली के मैसेज बदलने लगते हैं। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता। मैं शायद ही कभी शराब पीता हूँ। आज रात एक दुर्लभ अपवाद है। आखिरी मैसेज सुबह 2 बजे आता है। मैं स्क्रीन पर फैले घबराहट को घूरता हूँ और भौहें उठाता हूँ। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती है। मैं एक छोटी सी लाइन टाइप करता हूँ, माफ करना, मैं कल रात बहुत थक गया था और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। लिली ने शायद बिल्कुल भी नींद नहीं ली, क्योंकि मेरा मैसेज पहुंचते ही उसका जवाब आ जाता है। तो तुम सो रहे थे, लगा तुम इग्नोर कर रहे हो। अंत में एक उदास इमोजी है। ये मजाकिया है। मैं जवाब देता उससे पहले ही एक और मैसेज आ गया। आज फ्री हो? एक अच्छी सुशी जगह पता है? नहीं, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। लिली मदद को कहती है। मैं मना कर देता हूँ कि संभाल लूंगा, पर वो नहीं मानी। वो छिंगबई यूनिवर्सिटी के गेट पर मेरा इंतजार कर रही है। जैसा सोचा था, एक पल भी नहीं सो पाया। मेरा मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। ठीक है, पूर्वी गेट पर मिलो। सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर एक आकर्षक जोड़ा तेजी से गुजरता है। दोनों इतने सुंदर हैं कि सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। क्या लगता है पेरेंट्स हैरान होंगे हम इतनी जल्द वापस आ गए? ये नौजवान टाइलर लू है। लू परिवार का सबसे छोटा बेटा। महीने भर पहले स्कूल जाते टाइलर एक मामूली कार हादसे का शिकार हुआ। उसके चेहरे पर कट से निशान रह गया। टाइलर अपनी शक्ल को लेकर बहुत सजग रहा है। चेहरे पर निशान? बिल्कुल नहीं। इससे छुटकारा पाने के लिए वह अपनी बहन सिरेना को, जो शंघाई में पढ़ती है, अपने साथ देश एच ले गया ताकि स्किन रिस्टोरेशन की प्रक्रिया करवा सके। वे आज ही वापस लौट रहे हैं। टाइलर का चेहरा पूरी मासूमियत से भरा हुआ है। हालांकि डैडा शायद ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे। वह बहुत मेहनत करते हैं। जब वह घर आएंगे तो मैं उनके लिए खुद खाना बनाऊंगा, अपने बेटे की तरफ से प्यार से भरा घर का खाना। टाइलर को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह लू परिवार का जैविक बेटा नहीं है। लू परिवार उसे पूरे दिल से प्यार करता है। खून का रिश्ता न होने का पता चलते ही उन्होंने पहले सच छुपाया और फिर डायना पर शक किया। पर टाइलर डायना में भी जैविक संबंध न पाकर वे समझ गए कि कुछ गलत है और जांच शुरू की। लेकिन एक लड़का जो 17 साल तक अकेला भटकता रहा, जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, वह टाइलर से कैसे तुलना कर सकता था, जो हर दिन उनके साथ रहा था। इसीलिए परिवार ने आपस में बात की और सर्वसम्मति से तय किया कि सच को छुपाए रखा जाएगा।
सच्चे उत्तराधिकारी जो बाहरी दुनिया में खो गया था, उसे अब दत्तक पुत्र के रूप में वापस लाया जाएगा। उसे छत और खाना दिया जाएगा और उसे कभी भी टाइलर से मुकाबला करने का सपना तक नहीं देखना चाहिए। टाइलर गर्व से मुस्कुरा रहा है। सेरेना उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में गर्मजोशी और स्नेह झलकता है। टाइलर को अब भी कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बार घर लौटने के बाद वह लू परिवार का इकलौता बेटा नहीं रहेगा। यह विचार उसके मन में बैठ जाता है और सेरेना धीरे से सांस लेती है। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक उभर आती है। वह चाहती है कि लड़का अपनी हद में रहे। उसे पराई चीजों की चाह नहीं करनी चाहिए, वरना सगा भाई होने पर भी वह बर्दाश्त नहीं करेगी। रुको, क्या तुम सच में किंगबेई विला में रहते हो? लिली अब सब कुछ शक की निगाह से देखने लगी है, क्योंकि किंगबेई के कैंपस में 2 मंजिला विला केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो या तो पूर्ण प्रोफेसर होते हैं या जिन्होंने विश्वविद्यालय में असाधारण योगदान दिया हो। लेकिन मैं तो इतना जवान दिखता हूं, मैं प्रोफेसर हो ही नहीं सकता। तो अब बस एक ही जवाब बचता है, असाधारण योगदान। लेकिन आखिरी छात्र जिसने ऐसा कुछ किया था, उसने ग्लोबल रोबोटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया था। वो 5 साल पहले की बात है। किंगबेई का नाम रातों रात पूरे देश में गूंज उठा था। जब प्रतियोगिता शुरू हुई थी, लिली हर राउंड देखने के लिए टीवी के सामने जमकर बैठ जाती थी और वह सीनियर छात्र बायरन बाई स्वाभाविक रूप से उसका आदर्श बन गया था। अब विला के सोफे पर बैठी लिली का गोरा चेहरा लाल हो गया है। वह लगभग स्तब्ध सी दिखती है, यकीन नहीं कर पा रही कि उसके सामने बैठा यह लड़का जो इतना मासूम दिखता है, उसके आदर्श के बराबर हो सकता है। हाँ, मैंने कुछ किया था, कुछ महत्वपूर्ण, और डॉ झांग ने मेरी ओर से इस विला के लिए आवेदन किया। लिली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसमें एक प्यारी सी चंचलता है। तुमने क्या किया? बता नहीं सकता, गोपनीय है, पर जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। यह तो कमाल है। लिली का गला सूख जाता है। क्या यह प्रभावशाली है? हाँ, बिल्कुल। किसमें? मैं नहीं बता सकता, मेरा गोपनीयता समझौता है। लिली सांस भरती है। पर तुम मेरी उम्र के लगते हो। क्या जवानी में कुछ हासिल नहीं कर सकते? उम्र मायने नहीं रखती। कांच से छनती धूप मुझे सुनहरे रंग में नहला देती है। मैं सहज ही कूल और रहस्यमय दिखता हूं। मदद करने के लिए धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें लंच खिलाता हूं। मैं बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ देता हूं। लिली की भावनाएं बिखरी हुई हैं। वह और पूछना चाहती है, पर मेरा चेहरा देख समझ जाती है कि मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी बातें बस 5 शब्दों में सिमट गईं। तुम वाकई अलग हो। हाँ, मैं हूं। अगर लिली पहले मेरी शक्ल पर फिदा थी, तो अब वह पूरी तरह मोहित हो चुकी है। हैंडसम और होशियार लड़कों की कोई कमी नहीं है और उसके पीछे भागने वाले ज्यादातर लड़के टॉप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरी तुलना में वे तो कहीं भी नहीं टिकते। मुझसे मिलने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई 17 साल का लड़का इतना असाधारण हो सकता है। सिर्फ एक दोपहर में मैं उसके दिल में कई स्तर ऊपर उठ गया हूँ। इस वक्त जिस तरह से वह मुझे देखती है, उसमें सिर्फ गहरी प्रशंसा ही नहीं बल्कि गहरा सम्मान भी है। बुरा नहीं तो लंच? बिल्कुल। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसका फोन बज उठा। वह उसे देखती है। वह टाइलर है। आमतौर पर टाइलर का फोन कॉल उसे खुश कर देता, लेकिन अब वह मेरी तरफ देखती है, मेरा सामान्य सा चेहरा देखती है और तभी फोन उठाती है। उसके बोलने से पहले टाइलर की आवाज गूंजी। लिली, मैं आ गया। मिस किया? मैंने बहुत किया। घर जा रहा हूं। स्कूल में हो या घर? क्लास बंक तो नहीं की? टाइलर बोलता रहा, पर लिली ने सुना नहीं। वह बस मेरे बारे में सोचती है और उसे यकीन हो रहा है कि मैं खास हूं। मुझ जैसा बॉयफ्रेंड होने पर सब उससे जलते। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वह उसे बेसब्री से बीच में ही टोक देती है। ठीक है, मैं अभी व्यस्त हूँ, रात को बात करेंगे। बिना जवाब का इंतजार किए वह कॉल काट देती है। दूसरी तरफ टाइलर फोन को खाली खाली नजरों से देखता है, जबकि डायल टोन बज रही है। उसके बगल में बैठी सेरेना पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं। टाइलर अचानक हकीकत में लौट आता है। उसका मूड तेजी से गिर जाता है। लिली ने सच में उस पर कॉल काट दी। वह सच में नाराज है। वह गहरी सांस लेकर अपनी झुंझलाहट दबाता है। लिली कुछ कर रही है, यूं ही कॉल काट दी। विक्टर और डायना ने सेरेना को नहीं बताया कि मैंने लौटने से मना किया है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें अभी सुलझ रही हैं। ये सुनते ही सेरेना ने इसे नए भाई से जोड़ लिया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर वह टाइलर के बाल सहलाती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे संभालने में। वह तथाकथित भाई बहुत गहरी चाल चल रहा है। अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ और लिली पहले ही टाइलर के लिए कॉल काट रही है। अच्छा हुआ कि वह इस बार टाइलर के साथ वापस आ गई, वरना टाइलर का उसके सामने कोई मौका नहीं होता। सेरेना सांस लेती है। कॉल काटकर लिली ने बताया कि वह उसके भाई का फोन था। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वह बाहर था, पर आज ही लौटा है। मैं अपने होंठ भींचकर मुस्कुराती हूँ। देश में वापस आया है और उसकी पहली कॉल तुम्हें ही की। तुम दोनों बहुत करीब हो गए। हम सच में बहुत करीब हैं। वही मेरा इकलौता भाई है। लिली ऐसे कहती है जैसे वह भूल गई हो कि उसका भाई बाहर है। उसकी उम्र पर मत जाना, वह बच्चों जैसा बर्ताव करता है। वह तुम्हारी उम्र का ही है। मिले तो खूब बातें होंगी। लिली परिवार की बातें कर दूरी कम करने की कोशिश करती है। टाइलर का जिक्र आते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। टाइलर एथन लियू से दोस्ती कर लेता तो क्या उसके मौके बढ़ नहीं जाते? मुझे तुम दोनों को मिलवाना है। वह उत्साह से चमक रही है, मेरी आंखों की ठंडी उदासीनता को अनदेखा कर। जरूर, अच्छा लगेगा। हम लंच के लिए पास के एक जापानी रेस्टोरेंट चलते हैं। लिली मुझे कहीं दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने आज उस पर पहले ही काफी समय बर्बाद कर दिया है। मैं स्कूल वापस जाने की जरूरत को अपना बहाना बनाता हूँ। मैं कुछ दिनों में संपर्क करूंगी। मैं अपने भाई को भी साथ लाऊंगी।
तुम दोनों एक दूसरे को जान सकते हो। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा। लिली बहुत खुश है। वह मन ही मन सोच रही है कि टाइलर को कौन सा तोहफा देना चाहिए ताकि वह उसे खुश कर सके और वह मेरी तरफ उसका साथ दे। कैंपस से निकलने के बाद वह एक लग्जरी काउंटर पर जाकर नया डिजाइनर बैग खरीदती है, फिर सीधे लियो एस्टेट घर लौट जाती है। जब तक टाइलर वापस आता है, विक्टर पहले ही ऑफिस जा चुके होते हैं। घर पर सिर्फ डायना और घरेलू स्टाफ ही होते हैं। टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह स्टाफ को कंट्री एज से लाए हुए स्मृति चिन्ह देता है, फिर डायना के लिए खास तौर पर चुना गया तोहफा निकालता है और खुद ही उसके गले में पहनाता है, एक कार्टियर की रूबी नेकलेस जिसकी कीमत लगभग 1 लाख युआन है। डायना जैसी एक प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया के लिए यह कीमत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इसके पीछे की भावना उसके दिल को छू जाती है। अब जब सेरेना भी वापस आ गई है तो पिछले कुछ दिनों से घर पर छाया हुआ उदासी का माहौल आखिरकार दूर होने लगता है। मुझ पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अपने लिए बचा कर रखो। डायना टाइलर का हाथ पकड़ लेती है और छोड़ने से इनकार कर देती है। टाइलर मुस्कुरा देता है। मैंने देखा और लगा ये आपके लिए परफेक्ट है तो ले लिया। वैसे माँ को तोहफा देने में क्या हर्ज है? जब मैं कमाने लगूंगा तो रोज आपके लिए कुछ लाऊंगा। टाइलर की बातों में मिठास है और डायना मुस्कुराती रही। बस इतना जानना काफी है कि तुम्हें परवाह है। माँ को तुम्हारी लगन पता है। परवाह बिना साबित किए काफी नहीं होती, वरना वो सिर्फ बातें हैं। मैं वैसा नहीं हूं। माँ के लिए मैं जो कहता हूं वही करता हूं। डायना मुस्कुरा उठती है। सेरेना हंसती है। मतलब सिर्फ बातें, काम नहीं? तो क्या मैं भी ऐसी ही हूं? तुम अलग हो, पर इस बार माँ के लिए कुछ नहीं लाई। उन्हें बुरा लगा होगा। सेरेना डायना की ओर मुड़ती है। माँ, मैं कुछ लाई नहीं, पर आज आपके लिए खाना बनाती हूँ। क्या खाएंगी आप? मैं सामान मंगवा लूंगी, कुछ भी चलेगा। डायना बच्चों को लड़ते देख पुरानी यादों में खो गई। टाइलर को मछली पसंद है, बना दो। आप बेस्ट हो। टाइलर फिर गले लग गया। इस पल ने सेरेना को सुकून दिया। वह उम्मीद कर रही थी कि घर आते ही उसे अपने तथाकथित नए भाई से आमना सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यहाँ नहीं है। अगर वह होता तो टाइलर अभी इतना खुश नहीं होता। बेहतर है कि वह हमेशा के लिए गायब ही रहे। वह तो उसे गायब होने के लिए बड़ी रकम भी देने को तैयार है। अफसोस, उनके माता पिता कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। परिवार के प्यार में लिपटे टाइलर को देखकर उसकी पहले की झुंझलाहट अब भूल चुकी है। लिली नए बैग के साथ आती है। टाइलर, वह बहुत हैंडसम है। तुम मिलोगे तो उसे पसंद करोगे और तुम्हारी दोस्ती से मेरी बात बन जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। लिली अक्सर बॉयफ्रेंड बदलती है और सब टाइलर को पटाने की कोशिश करते हैं, पर पहली बार वह खुद किसी के लिए टाइलर से मदद मांग रही है और उसके पीछे भाग रही है। जो हमेशा घर और स्कूल में सबका ध्यान आकर्षित करता रहा है, टाइलर इस स्थिति में बहुत असहज महसूस कर रहा है। मुस्कान जम गई पर आवाज सहज रखी। ठीक है, उसे सही समय पर लाना। देखूं तो कौन है वो जिसने मेरी बहन को इतना बेचैन किया है। लिली खुश होकर बोली, शुक्रिया, आप सबसे अच्छे हैं। वह मुलाकात के बारे में सोच ही रही थी कि लियू परिवार के कारोबार पर मुसीबत आ गई। टैक्स अधिकारी कंपनी में ऑडिट के लिए पहुंच जाते हैं। फिर एक के बाद एक लियू ग्रुप के व्यापारिक साझेदार अपने अनुबंध वापस लेने लगते हैं, जिससे उनके नए प्रोजेक्ट्स ठप पड़ जाते हैं। इन घटनाओं की कड़ी ने विक्टर को बुरी तरह परेशान कर दिया है। उसने वर्षों तक व्यापार जगत में काम किया है और उसे अच्छी तरह पता है कि यह क्या है। उसे निशाना बनाया जा रहा है। वह जानकारी के लिए पुराने संपर्कों पर काफी पैसे खर्च करता है। शुरुआत में कोई बात नहीं करता, लेकिन उसकी बेबसी देखकर कुछ लोग थोड़ा बहुत बता देते हैं। लगता है तुमने हाल ही में किसी का रास्ता काटा है। जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है उसके पास बहुत ताकत है। हम उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये सुनते ही विक्टर घबरा जाता है। वह दिमाग पर जोर डालता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसने किसका अपमान किया होगा। टैक्स ऑडिट की सख्ती और बाकी सब परेशानियों के साथ लू परिवार की हालत बेहद नाजुक हो गई है। जिस किसी से भी वे मदद मांगते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। विक्टर ने सालों से जो संपर्क बनाए थे, वही लोग उसे शांत रहने को कहते हैं। ऊपर से खबर मिली है कि तुमने किसी राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया है। ये बस एक चेतावनी है। राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति? मैंने भला ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कैसे किया? मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। विक्टर खुद को निर्दोष मानता है। उसे ख्याल नहीं आता कि संपर्क मुझसे जुड़ा है। संपर्क लंबी सांस लेता है। हाल ही में क्या तुमने महंगे दाम पर एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर दिया? विक्टर कहता है, मैं छोटा अपार्टमेंट क्यों लूंगा? पर यह कहते ही उसे वह दबाव डालने वाला तरीका याद आ गया और उसका जी बैठ गया। वह हैरान और अवाक रह गया। आपका मतलब? विक्टर को समझता देख संपर्क व्यक्ति अब सीधे बात करने लगा। जितना मैंने सुना है, तुम उस लड़के को किसी तरह से अपना गॉडसन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसका बैकग्राउंड असाधारण है। ऊपर के लोगों ने शुरू में तुम्हें संभावित जासूस के तौर पर चिन्हित किया था। उन्होंने जांच की और तुम्हें क्लीन चिट दे दी, तो ये बस उसकी तरफ से तुम्हें एक साधारण संदेश है। मेरी बात सुनो, इस बार कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश मत करना। ये काम नहीं करेगा। जितना भी कर्ज है, हर एक युआन वापस करो, आर्थिक नुकसान सहो और इसे एक सबक समझो। जहां तक उन बिजनेस पार्टनर्स की बात है, औपचारिक माफी अनिवार्य है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। संपर्क बिना कुछ और कहे फोन काट देता है। विक्टर वहीं खड़ा डायल टोन सुनता रह जाता है। उसका सदमा और उलझन शब्दों से परे है। वह हिल भी नहीं सकता। विक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे उसने अपना बेटा मानने से इनकार किया, वह इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। उसने तो बस यही सुना था कि वह लड़का एक ड्रॉप आउट है, जिसके पास कोई उपलब्धि नहीं थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट होने के कारण वह लू परिवार के लायक नहीं था। वह सिर्फ मुनाफा देखता है। जब उसे लगा कि उसका बेटा नाकाम है, तो उसने मुझे गोद लेकर आरामदायक जीवन दिया ताकि हिसाब बराबर कर सके।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सक्षम बनूंगा कि इस उम्र में राज्य की प्राथमिकता बन जाऊंगा। उसने मुश्किल से मेरे खिलाफ एक चाल चली थी और वह लगभग जासूस के रूप में चिन्हित हो गया था। एक पल के लिए विक्टर पछतावे में डूब जाता है, लेकिन यह पछतावा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये गर्व और सबसे शुद्ध प्रकार के उत्साह में तुरंत समा जाता है। आखिरकार ये उसका अपना खून है, ये उसका बेटा है। परिवार से बाहर पलने के बावजूद वह असाधारण है। एथन लू गोद लिए बेटे की तरह नहीं लौटेगा, उसे असली वारिस बनकर आना होगा। फिर टाइलर का क्या होगा? डायना ने हाल ही में पति को टूटते देखा है, हर दरार महसूस की है और चुपचाप फिक्रमंद रही है। उसने हर संभव वजह के बारे में सोचा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि कंपनी पर हो रहे हमलों का कोई संबंध उसके उस जैविक बेटे से हो सकता है जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। जब विक्टर उसे सच बताता है तो वह पहले तो यकीन ही नहीं कर पाती। केवल तब जब वह कहता है कि वह मुझे असली उत्तराधिकारी के रूप में वापस लाना चाहता है, तब जाकर वह आखिरकार हकीकत में लौट आती है। टाइलर हमारे साथ बचपन से है। अगर उसे पता चला कि वह हमारा जैविक बेटा नहीं है तो वह टूट जाएगा। हाँ, ईथन काबिल है, लेकिन हम टाइलर की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भावुकता। विक्टर का टाइलर के लिए प्यार सच्चा है, लेकिन उसमें हमेशा और भी चीजें मिली रही हैं। वह कभी भी परिवार के बाकी लोगों जैसा शुद्ध नहीं रहा। जब डायना यह कहती है तो वह उपहास करता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा यह बेटा असल में कितना असाधारण है? उसने तो मुश्किल से उंगली भी उठाई और लू परिवार लगभग बर्बाद हो गया। अगर हम सच में उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश करें तो ये भूल जाओ कि वह हमारे साथ वापस भी आएगा या नहीं। ऊपर बैठे लोग हमें उसे यूं ही बुरा व्यवहार करने की इजाजत कभी नहीं देंगे, और वह तथाकथित जीवनदाता वाली कहानी तो कभी थी ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि ऊपर वालों से यह सब छुपा हुआ है? डायना अपने पति को घबराई हुई नजरों से देखती है। क्या वह वाकई इतना ताकतवर है? तो फिर वह एक छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है? और वैसे भी उसके हाई स्कूल में सब कहते हैं कि वह तो बस पढ़ाई छोड़ गया। उन बच्चों को क्या पता? विक्टर ने भी इस बारे में सोचा है। अगर राज्य उसे इतनी अहमियत दे रहा है तो जो भी काम वह कर रहा है वह जरूर गोपनीय होगा। राज्य ने उसे चुपचाप स्कूल से हटा दिया, और जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे स्वाभाविक रूप से यही मानेंगे कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। सिर्फ छात्र ही नहीं, शायद शिक्षक भी कुछ नहीं जानते। विक्टर गहरी सांस लेता है, उसका खून गर्म हो रहा है। वह हमारा सगा बेटा है। उसे वापस लाने से लू परिवार की भी तरक्की होगी, हम सबका फायदा है। विक्टर का उत्साह देख डायना समझ गई कि उसने मन बना लिया है। वह भौहें सिकोड़ कर बोली, तो टाइलर का क्या? हम कुछ नहीं कर सकते, उसे यह मानना होगा। सच तो यह है कि उसने सालों हमारे बेटे की तरह ऐशो आराम में बिताए हैं। असली दुख तो एथन ने सहा है। विक्टर ने डायना के कंधे पर हल्के से थपथपाया। जाकर कुछ ऐसी चीजें तैयार करो जो लड़के को पसंद आए। मैं कल उससे मिलकर मामला सुलझा लूंगा। पहले जो हुआ उसकी वजह से डायना मुझे घर लाने में हिचकिचा रही है। उसे चिंता है कि टाइलर इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन टाइलर के बारे में क्या करें? बस उसे सच बता दो, बस उसे सच बता दो। डायना ने गहरी सांस छोड़ी। टाइलर इतनी जल्दी इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? उसने विक्टर की आस्तीन पकड़ी। क्या हम उन्हें जुड़वां कह सकते हैं? भले ही वे अलग दिखें, पर वे जुड़वां हो सकते हैं। सोचने पर उसे यह मुमकिन लगा। डायना कहती है, वह असली वारिस बनकर आएगा तो टाइलर को अकेला नहीं लगेगा। टाइलर दयालु है, वह ईथन का भी ध्यान रखेगा। धोखा देने से पहले जुड़वां की बात सच लग सकती थी, पर अब सब उजागर होने के बाद ईथन इस कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगा। एक ही मुलाकात में विक्टर समझ गया कि मैं बेवकूफ नहीं हूं और राज्य मेरे साथ है। कुछ दिन के लिए घर आया टाइलर यह सुनकर चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है माँ? मैं आपका बेटा क्यों नहीं हूं? आप झूठ बोल रही हैं। विक्टर के कहने पर डायना टाइलर को सब बता देती है। टाइलर मानने से इनकार कर देता है, लेकिन डायना का चेहरा पूरी तरह गंभीर है, चिंता से भरा हुआ। वह उसके सामने एक पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट रख देती है। टाइलर अंदर से टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जैसे बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो, एक ऐसी ठंड जो उसे सुन्न कर देती है। डायना के समझाने पर भी वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। अपने सबसे प्यारे बेटे को इस तरह रोते हुए देखकर डायना खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। माँ बेटा एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, और जल्दी ही लिली और सेरेना उन्हें ढूंढ लेती हैं। जब बहनों को पता चला कि माँ ने टाइलर को सच बता दिया है तो वे हैरान रह गईं। वे जानना चाहती थीं क्यों, क्योंकि तय हुआ था कि मुझे सिर्फ गोद लिए बेटे के रूप में लाया जाएगा। डायना ने रोते हुए उन्हें कारण समझाया। उसने मेरी बदतमीजी को बढ़ाकर बताया और विक्टर की करतूतें छिपा ली। उसकी कहानी में मुझे प्रतिभाशाली तो बताया गया है, पर ऐसा जिसमें शिष्टाचार और बुनियादी सभ्यता की कमी है। सेरेना गुस्से से भर जाती है, लेकिन लिली सुनती है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये मामला काफी संयोगपूर्ण है। अगर उसका भाई मामूली ड्रॉप आउट होता तो ठीक था, पर वो राज्य सुरक्षित राष्ट्रीय हस्ती है जिसे हाल ही में गोद लेने की कोशिश हुई और उसे घर बदलना पड़ा। ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बिना सोचे समझे लिली पूछती है, माँ उसका नाम क्या है? डायना आंखें पोंछती है, ईथन लू। एक और दिल पर जैसे हथौड़े की चोट पड़ती है। लिली का चेहरा सफेद पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से मैं लैब में रात रात भर काम कर रहा हूँ, जब तक कि मैं पूरी तरह थक नहीं गया। ईथन, तुम्हारे परिवार से कोई आया है? डॉ झांग और अन्य वरिष्ठ शोधकर्ता पूरे समय मेरे साथ रहे हैं, लेकिन उम्र आखिरकार उन सब पर हावी हो जाती है। उनकी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। वे मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। लगातार दिन रात बिना सोए। थकने पर वे कुछ देर आराम करते हैं। वे मुझे न उतावला होने को कहते हैं, पर मैं रुक नहीं पाता। मैं स्पेशल पाउच का शोध जल्द पूरा करना चाहता हूँ।
मैं बस वॉरलॉक के अंतिम शार्द को पाना चाहता हूँ ताकि वॉरलॉक जो छोड़ गया था उसे हासिल कर सकूं। डॉ झांग और बाकी लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं असल में किस चीज के पीछे हूँ। वे मानते हैं कि लियू परिवार की पूरी घटना के बाद मैं बस जोश में हूँ, मेरे लिए उतने ही गुस्से और चिंता से भरे हुए हैं। इसी वजह से जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लियू परिवार आया है, वे तुरंत मुझे बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जाओ, अपना चेहरा धोकर आओ और उनसे मिलो, वे जरूर माफी मांगने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं स्पेशल पाउच के शोध में इतना डूबा हुआ था कि लगभग भूल ही गया था कि लियू परिवार भी है। वे यहाँ हैं, तो मेरी छोटी सी रिपोर्ट वाकई काम आ गई। मैं चौंक कर दोनों हाथों से चेहरा मलता हूँ। वे कहाँ हैं? गेट पर बैग भरकर सामान लिए इंतजार कर रहे हैं। ये तो माफी मांगने ही आए होंगे। लियू परिवार कुछ भी नहीं है। अगर एथन के साथ कुछ हो जाता तो 10 लियू परिवार भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं काम समेट कर निकलता हूँ। वॉरलॉक की विरासत अहम है, पर मैं इस पल के लिए लंबे समय से तैयार हूँ। मैं उनकी आज की चाल देखने के लिए उत्साहित हूँ। माफी मांगने के लिए लियू परिवार एक साथ आया है। शहर के सभी लोग यहाँ हैं। टाइलर भी बिना जरूरत के आ गया। पूरे परिवार ने उसे घर पर आराम करने को कहा था, लेकिन रोने धोने के बाद टाइलर कहता है कि सबसे निर्दोष मैं हूं। वह सालों से मेरी जिंदगी ऐश से जी रहा है। ये माफी उसी की भी है। टाइलर की भलमनसाहट डायना और सेरेना दोनों को गहराई से छू जाती है और उनके मन में मेरे प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। जहां तक लिली की बात है, वह सिर्फ डर और अपमान महसूस करती है। इसके अलावा किसी और भावना के लिए जगह ही नहीं है। संयोग इतने परफेक्ट हैं कि वे उसे डरा देते हैं। जो बात उसे और भी ज्यादा डराती है वह यह है कि उसका असली भाई भी छिंगबेई यूनिवर्सिटी जाता है। आखिरी उम्मीद की एक डोर थामे वह विक्टर और बाकी लोगों के साथ आती है। तेज धूप में अपने असली भाई के आने का इंतजार करती है, और जब वह सच में उस परिचित शख्स को बाहर आते देखती है तो एक पल के लिए उसकी इच्छा होती है कि वह पूरी तरह गायब हो जाए। तुम मुझसे मिलना चाहती थी? क्या बात है, मैं सीधे लैब से आया हूँ। जब मैं बाहर निकला तो बस अपने चेहरे पर पानी डाला और कपड़े बदलने की भी परवाह नहीं की। दुश्मनों के सामने तुम्हारी उदासीनता तुम्हारी शक्ति दिखाती है। लियू परिवार आज सज धज कर आया है। साफ है कि वे इस माफी को लेकर गंभीर हैं। मैं उन्हें गेट की भीड़ में देख लेता हूँ और लिली को वहां सुन्न खड़ा पाता हूँ। मैं आंखें सिकोड़कर चेहरा भावहीन रखते हुए नजरें फेर लेता हूँ। मेरी आंखें टाइलर के उतरे हुए चेहरे पर टिक जाती हैं। मुस्कान बनावटी है और डायना की आंखें असंतोषी। सेरेना पूरी तरह से शत्रुता है। विक्टर मुस्कुराते हुए महत्वाकांक्षा और गर्व दिखा रहा है। क्या आप ऐसे ही बात करते हैं? विक्टर के बोलने से पहले ही सेरेना भड़क उठी। बड़ों से ऐसे बात करते हो? बड़े? मैं एक भौं उठाता हूं और अपनी नजरें धीरे धीरे विक्टर के चेहरे पर घुमा देता हूं। आपका मतलब उन लोगों से है जो अचानक कहीं से आकर मुझे बेटा बनाने का दावा करने लगे, फिर जब मैंने मना किया तो दबाव डालने की कोशिश की। सेरेना की भौहें गुस्से में सिकुड़ जाती हैं। तुमने अभी क्या कहा? बस करो, आने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? सेरेना के बोलते ही विक्टर उसे टोककर तीखी नजर से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर मुड़ता है। एथन, सही, पिछली बार मैंने गलती की थी। मैं माफी मांगने आया हूं। वह डायना को इशारा करता है और वह जबरन मुस्कुराते हुए गिफ्ट बैग आगे बढ़ाती है। यह हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। जरूरत नहीं है। मेरा इनकार साफ था। उस अपार्टमेंट को 4 गुना किराए पर देने से मुझे फर्क नहीं पड़ डचता। स्कूल ने मुझे विला दिया है। वो अपार्टमेंट बस एक जगह है जहां मैं कभी कभार जाता हूं। मैं माफी स्वीकारता हूं, पर तोहफा नहीं ले सकता। यह स्वीकार्य नहीं है, विक्टर कहते हैं। शुरू से ही मेरी गलती थी। मेरी मंशा तुम्हें जगह दिलाने की थी, पर तुम्हारी बातों से चिढ़कर मैंने तुम्हें डराना चाहा। मुझ जैसे उम्रदराज का किसी युवा से उलझना मेरी ही गलती है। विक्टर ने यहां आने से पहले रिहर्सल की थी। यह सब इतना बनावटी है कि नकली लगता है। मैं बिना पलक झपकाए बस उसका अभिनय देखता हूं। यह देखकर विक्टर की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। वह रुक जाता है। मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया, एक और बात करनी है। मैंने अनयुआन में टेबल बुक की है, लंच पर बात करते हैं। जरूरत नहीं, यहीं कहो। मैंने तुरंत मना कर दिया। टाइलर को देखते ही मैं समझ गया कि विक्टर क्या चाहता है। वह देख रहा है कि मैंने पहचान बना ली है और अब वह मुझे बेटा बनाकर वापस चाहता है। सोच रहा हूं टाइलर को कैसा लग रहा होगा। उसकी आंखें साफ बता रही हैं कि वह रोया है। मुझे अच्छा लग रहा है, पर चेहरे पर दिखता नहीं। विक्टर शायद ठुकराए जाने के लिए तैयार है। वह गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता। वह मुस्कुराकर बोला, पास ही अनयुआन में खाना खाते हैं, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं उसे रोक देता हूं। नहीं, समय कम है और बाद में काम भी है। ये बस लंच है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं खाना चाहता। बार बार ठुकराए जाने पर चाहे विक्टर ने खुद को कितना भी तैयार कर लिया हो, उसका असर उस पर दिखने लगता है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी सेरेना टोकते हुए बोली, ये बस खाना है, दिक्कत क्या है? सच में हमारे साथ नहीं खाना? क्या समझते हो खुद को? वह स्कूल गेट पर जोर से चिल्लाती है। सबकी नजरें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई खास हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने से मना करने का हक है। मैं अपनी बात कह बिना मुड़े निकल जाता हूं, लियू परिवार को मौका दिए बिना। मैं भीड़ में गुम हो जाता हूं और सेरेना गुस्से में है। विक्टर भी बेहद नाराज है, लेकिन चारों ओर से लोग गुजर रहे हैं, इसलिए यह साफ है कि अभी तमाशा करने का वक्त नहीं है। वह अपने गुस्से को जबरन दबाता है और सेरेना की ओर गुस्से से घूरता है। लैब में कई दिन बिताकर थकने के बाद मैं डॉर्म लौटते वक्त क्लोइगू से मिला। लिली से पीने में हारने के बाद वह छिप रही थी, पर अब फिर हमेशा की तरह बेधड़क सामने आ गई है। वह मुस्कुराई। क्या संयोग है, यही रास्ता मेरे डॉर्म की ओर जाता है। मैं उसे एक सामान्य सी नजर से देखता हूँ। मुझे पता है, मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। क्या तुम
क्लोई हमेशा ऐसी ही रहती है। वह मेरे चारों ओर घूमती रहती है। उसकी हर बात और हर हरकत में इशारा छुपा होता है, लेकिन वह कभी सच में इजहार नहीं करती। वह मुझे परेशान करती है, लेकिन चूंकि वह बाकी संभावित चाहने वालों को भी दूर रखती है, इसलिए मैं उसके साथ सख्ती नहीं करता। दिलचस्पी नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे पीछे क्लोई का चेहरा उतर जाता है। उसकी मुट्ठी भींच गई। विक्टर गुस्से में सबको घर ले आया। वहां उसने फूलदान तोड़े और सेरेना पर चिल्लाया, चुप रहने को कहा था ना। सगा भाई बहन होने से तुम खास नहीं हो जाती। वह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की? विक्टर का गुस्सा विला के हर कमरे में भर जाता है। टाइलर और लिली एक तरफ खड़े हैं, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। डायना जवाब में कुछ शब्द कहने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है और कहती है, ईथन सच में अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, विक्टर उसे बीच में ही रोक देता है। बड़ों का सम्मान नहीं करता? कौन से बड़ों का? हाँ, तुम उसकी जैविक माँ हो, लेकिन क्या तुमने उसे पालने में एक दिन भी बिताया है? जब तुम्हें पता चला कि वह कौन है, तो तुम्हें उसे तुरंत घर ले आना चाहिए था। इसके बजाय तुमने किसी और की भावनाओं को बचाने के लिए उसे गोद लिए बेटे के रूप में लाने की सोची, और अब देखो पूरी तरह से मुश्किल में फंस गई हो। विक्टर सारा दोष डायना पर डाल रहा है। सच तो यह है कि हाँ, डायना ही थी जिसने मुझे चुपचाप वापस लाने के लिए गोद लिए बेटे वाली तरकीब सुझाई थी, लेकिन विक्टर की मंजूरी के बिना कोई भी उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं करता। तब सब मानते थे कि स्कूल छोड़ने वाले को लियू वारिस बनने का हक नहीं है। इससे परिवार की बदनामी होती और टाइलर की बनी बनाई छवि को नुकसान पहुंचता। पर अब सब बदल चुका है। मेरी असलियत उसकी जानकारी से बिल्कुल अलग है। मैं उसकी किसी भी संतान से कई गुना अधिक योग्य और सफल हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ और सालों में मैं लियू परिवार को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे। ये निर्भर है कि मैं वापस आकर उनके प्रति सद्भावना रखूं, पर मैं उनके लिए कुछ महसूस नहीं करता। यह सोचते ही विक्टर की झुंझलाहट कड़वाहट बन गई। वह अभी डायना की ओर देख भी नहीं सकता। जब वह लिविंग रूम में सबको डांट चुका तो वह विला से बाहर निकल गया। उसके जाते ही टाइलर आखिरकार टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस थोड़े समय के लिए विदेश गया था। सब कुछ इस तरह कैसे बिखर गया? वह किसी कहानी का नकली वारिस कैसे बन गया? उसके पिता ने इतनी जल्दी उसका साथ क्यों छोड़ दिया? क्या उसका सालों का प्यार झूठा था? और एथन लियू राज्य के लिए क्यों खास है? वह इतना असाधारण कैसे है? टाइलर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। आज मैंने खुद को जैसे संभाला। उसे याद करते हुए वह अपने होंठ को जोर से काटता है, खुद को जोर से रोने से रोकता है। सब ठीक है, सब ठीक है। मैं वह नकली वारिस हूं जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था। तो फिर मुझे सब कुछ सही करने दो। जब तक ईथन लियू परिवार में वापस आने को तैयार है, तब तक यह मायने नहीं रखता कि टाइलर को जाना पड़े। टाइलर उसी सोच को थामे रहता है, गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में स्थिरता और दृढ़ता आ जाती है। ना तो सेरेना और ना ही बाकी लोग टाइलर की आंखों में वह भाव देख पाते हैं। इस समय कोई भी अच्छी स्थिति में नहीं है, खासकर लिली, जिसका सपना देखने वाला लड़का अचानक उसका अपना भाई निकला। उसके लिए यह झटका बहुत बड़ा है। पूरा लियू परिवार पूरी तरह से अफरा तफरी में है। ये जानकर कि लियू परिवार दुखी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें विदा कर मैं डॉर्म जाकर सो गया। जागने पर लिली का संदेश मिला, क्या हम मिल सकते हैं? मैं भौहें सिकोड़कर उसका नंबर डिलीट करता हूँ। लिली को तभी पता चल जाता है और उसके टूटे दिल पर गम छा जाता है। वह पूरी तरह बिखरी नहीं है, पर ठीक भी नहीं है। लिली खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, रोने की इच्छा से लड़ती है, और तभी दरवाजा खुल जाता है। सेरेना गुस्से में अंदर आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टाइलर कितना परेशान है पता है? टाइलर को क्या हुआ? लिली चौंक कर सेरेना की लाल आंखों में देखती है। सेरेना की मुट्ठियां भींची हैं। पूछ रही हो क्या हुआ? वो कमरे में सामान पैक कर रहा है और लियू परिवार छोड़ रहा है। माँ ने सब कोशिश कर ली, पर वो किसी की नहीं सुन रहा। वो सब कुछ ईथन लियू को लौटाना चाहता है। लिली का चेहरा बदल गया। टाइलर, ये क्या कर रहे हो? माँ का दिल तोड़ रहे हो। तब तुम बच्चे थे, तुम्हारी गलती नहीं है। प्लीज मत जाओ, माँ क्या करेगी? टाइलर जाने पर अड़ा है। विक्टर ने मेरी खातिर सबको डांटने के बाद टाइलर को लगता है कि अब उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। शायद अगर वह चला जाए तो सब कुछ फिर से अपनी जगह पर आ सकता है। मेरे लिए परिवार लौटने से विक्टर की समस्याएं सुलझ जाएंगी। बचपन की अदला बदली टाइलर की गलती नहीं थी, पर उसे फायदा मिला। वह सालों से दूसरे के हक और जिंदगी पर जी रहा था। भले ही वह व्यक्ति ठीक हो, टाइलर को अब भी चोर जैसा लगता है। माँ, मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। टाइलर की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूँ कि लौटूंगा। मेरे जाने से ही ईथन बिना किसी बोझ के वापस आ पाएगा और तुमसे कोई गिला नहीं रखेगा। वह तुम्हारा असली बेटा है। टाइलर इतना परेशान है कि उसके शब्द तक नहीं निकल रहे। फिर एक धमाके के साथ दरवाजा खुलता है और लिली और सेरेना अंदर आ जाती हैं। हो सकता है वह खून से लियू हो, लेकिन तुम मेरे भाई हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। उनके चेहरे भावनाओं से भरे हुए हैं। टाइलर सिर झुकाकर रोने लगता है। डायना दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं है। तुम ही मेरे असली बेटे हो। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अपनी माँ के लिए रुक जाओ। सेरेना जोड़ती है। मेरे दिल में तुम ही मेरे इकलौते भाई हो। बाकी कोई भी चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। सेरेना अपनी आंखों के कोने से लिली की ओर चेतावनी भरी नजर डालती है। लिली अपने होंठ भींचती है और एक लंबी भारी सांस छोड़ती है। मेरे दिल में टाइलर, तुम ही मेरे इकलौते भाई हो। कृपया मत जाओ।
अगर तुम चले गए तो ये परिवार बिखर जाएगा। मैं लिली के लिए सच में मायने रखता हूँ। कुछ ही पल पहले वह अब भी यही सोच रही थी कि अगर शुरू से ही ईथन को असली बेटे की तरह वापस स्वीकार कर लिया जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन टाइलर को इस तरह रोते हुए देखकर वह खुद को उसके साथ खड़े होने से रोक नहीं पाती। चाहती है कि वह यहीं रहे, भले ही ईथन कभी वापस ना आए। आखिरकार ईथन अपने आप में बिल्कुल ठीक है और ईथन लियू को भी कभी इतना उत्साहित नहीं देखा गया कि वह वापस आना चाहता हो। लिली अपने भीतर उठती बेचैनी और अपराध बोध को दबा देती है। तीनों को इतनी सच्चाई से देखती है। टाइलर को समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसे बोलने में वक्त लगा। पापा चाहते हैं वो आए, मेरे रहने पर ईथन नहीं आएगा और पापा तुम्हें दोष देंगे। वो आ जाएगा। लिली ने गहरी सांस ली, जैसे सब खो दिया हो। जरूरत पड़ी तो मैं माफी मांग लूंगी। डायना आंखें पोंछते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। मैं उसे सच बता दूंगी कि वह कौन है, उससे वापस आने की भीख मांगूंगी और अगर वह मना कर देगा तो मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। किसी भी हालत में टाइलर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, भले ही ईथन कभी वापस ना आए। मैं तुम्हें भी खोने का दर्द नहीं सह सकती। टाइलर आखिरकार पूरी तरह टूट जाता है। माँ और बेटा एक दूसरे को पकड़कर रोते हैं और उनके पास ही सेरेना और लिली आखिरकार राहत की लंबी शांत सांस छोड़ती हैं। इसी बीच मैं जागकर सोचता हूँ कि लियू परिवार से कैसे निपटना है। वे जल्द ही मुझे लेने आने वाले हैं और इस बार उन्हें मुझे सच बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। एक दिन बाद ही लियू परिवार फिर से आ जाता है। सटीक कहें तो डायना अपने तीनों बच्चों के साथ आती है। वह अपने पास की सबसे बड़ी चाल से शुरुआत करती है। वह दावा करती है कि वह मेरी जैविक माँ है और मुझसे बात करना चाहती है। मैं उसके चेहरे पर हंस पड़ता हूँ। मेरी जैविक माँ, पिछली बार आपने कहा था कि मैं आपके पति के जीवन रक्षक उपकारकर्ता का बेटा हूँ, अब अचानक मैं आपका अपना बेटा हो गया। मेरी आंखों में बिल्कुल भी भाव नहीं है। मेरी मुस्कान में सिर्फ तिरस्कार झलकता है। डायना अपने होंठ भींच लेती है। इसके पहले कि वह कुछ कह सके, टाइलर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज पछतावे से भारी है। माफ कीजिए, उसने जो कुछ भी कहा उसका कारण मैं ही था। टाइलर धीरे से एक लंबी सांस लेता है। ये एक लंबी कहानी है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो शायद हम किसी कैफे में बैठ सकते हैं। मैं आपको शुरू से अंत तक सब कुछ बता दूंगा। क्या कहते हैं आप? टाइलर का चेहरा ईमानदार है, उसमें उदासी और दृढ़ संकल्प दिखता है। मुझे यह सब अजीब तरह से मजाकिया लगता है। पहले जब भी वह ऐसा चेहरा बनाता, सेरेना और बाकी लोग बिना सोचे मुझे नीचा दिखाते और अपमानित करते थे। डायना भी। वह हमेशा टाइलर को सब पर तरजीह देती थी। गलती होने पर हमेशा दोष दूसरों का होता था, पर वह अलग जिंदगी थी जहां मैं बेबस एक सहायक किरदार मात्र थी। मैं सेरेना के चेहरे पर दबे हुए गुस्से को देख धीरे से सांस लेती हूँ। आधा घंटा है, बैठो और बताओ क्या हुआ। मैं टाइलर की ओर इशारा करती हूँ। वह मेरे काबू में खड़ा है। सेरेना, डायना और लिली को उसके प्रति मेरा तिरस्कार साफ महसूस होता है। तीनों एक साथ भौहें चढ़ा लेती हैं। टाइलर सब कुछ साफ साफ और ईमानदारी से बता देता है। वह तुम्हें दत्तक पुत्र बनाकर लाना चाहती थी ताकि तुम्हारी पहचान धीरे धीरे बहाल हो सके। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सब यूं अचानक होगा। आखिर में भी टाइलर विक्टर के लिए एक शब्द कहता है, पापा। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह बस यह सोचकर परेशान था कि आप अकेले बाहर हैं। डर था कि आप रास्ता भटक जाएंगे। सच कहूं तो टाइलर इसमें वाकई माहिर है। उसके हर शब्द और हर हाव भाव में सच्चाई झलकती है। अगर मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे यह नहीं सिखाया होता कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है तो शायद मैं वाकई भावुक हो जाता। वह हमेशा मासूमियत को इतनी सहजता से ओढ़ लेता है। डायना, सेरेना और लिली की आंखों में भावनाएं देखकर मैं एक भौं उठा देता हूँ। तुम्हारे कहने का तरीका तो ऐसा है जैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा मतलब वो नहीं है, टाइलर तुरंत कहता है। सच तो ये है कि ये सब मेरे बिना नहीं होता। दोष देना है तो मुझे दो, माता पिता को नहीं। वो बस मुझसे प्यार करते हैं। पता है, उन्होंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। तुम उनके असली बेटे हो, पर वो भी पीड़ित हैं। उन्होंने मुझे 10 साल से बेटे की तरह पाला है। 10 साल का प्यार एक झटके में नहीं मिटता। वो मुझे या तुम्हें नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। टाइलर के बोलना खत्म करने से पहले ही डायना रो रही थी। उसने जब बात को इस तरह से पेश किया तो वह लगभग महान लगने लगी। सेरेना और लिली भावुक हैं। वे मेरे प्रति अपना पुराना तिरस्कार भूल गई हैं। गांव वाला और नीच कहकर अपमान करना अब टाइलर की कहानी के नीचे दब गया है। मैं टाइलर की ओर देखता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मुझे तुम्हें माफ करना ही होगा। टाइलर को शांत देख मैं बात बदलता हूँ। पर छोड़ो कि वे मेरे असली माता पिता हैं या नहीं। गलत बच्चे का पता चलते ही उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। उन्हें बस तुम्हारी फिक्र थी। अजीब है ना, 7 साल की उम्र में मेरी पालक माँ गुजर गईं। अगर मैं पढ़ाई में होशियार ना होता तो आज मैं कहाँ होता। मैं बस यही नहीं चाहता था कि मुझे तुम्हारे परिवार का गोद लिया हुआ बेटा बना दिया जाए और तुमने मुझे मजबूर करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी। अब तुम इसे मेरी भलाई की चिंता का नाम देते हो, जैसे तुम्हें डर था कि मैं रास्ता भटक जाऊंगा। जब किसी माता पिता को डर होता है कि उनका अपना जैविक बच्चा रास्ता भटक सकता है तो इसका हल यह नहीं है कि उसकी असलियत को छुपा लिया जाए। समाधान ये नहीं कि उसके विकल्प छीनकर गरिमा कुचल दी जाए और उसे दोयम दर्जे का बनाकर घर लाया जाए। ये कुत्ते को सिखाने जैसा है। चोट पहुंचाकर इनाम फेंको और उम्मीद करो कि वह एहसानमंद हो जाए। अगर आप इसे किसी को जाने न दे पाने की परिभाषा मानते हैं तो आपके माता पिता जिस व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं वह वाकई दयनीय है। पिछले जीवन की यादें उभरती हैं, आंखें ठंडी होती हैं। टाइलर को देख मैं खड़िया होता हूँ। बड़े कलाकार हो तुम। शायद मेरे पास कोई काम नहीं था जो तुम पर आधा घंटा बर्बाद किया। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। टाइलर के चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। वह हाथ बढ़ाता है पर मैं रुककर उसे चेतावनी भरी नजरों से देखता हूँ। मुझे फिर मत ढूंढना, वरना मैं जंग से बात करूंगा और इस बार नरमी नहीं बरतूंगा।
मैं अपनी बात कहकर बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर टाइलर पूरी तरह से टूट जाता है। उसके चेहरे पर आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। उसने ऐसा कैसे कह दिया? मैं तो बहुत ईमानदार था। मैं सच में उसे उसकी सारी चीजें वापस देना चाहता था। मैंने जो भी कहा दिल से कहा। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने डायना और अन्य की ओर देखा। लिली भावशून्य थी। डायना निराश दिखी और सेरेना क्रूरता से उस ओर घूरती रही जिधर मैं गया था। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वह छोटी सोच वाली और एहसान फरामोश है। क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? अगर मेंटर को उसकी असलियत पता चले तो क्या वे उसका साथ देंगे? उसने कहा। हमने उसके पंख काट दिए। अब मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगी और उसे घसीटते हुए वापस लाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सेरेना मेरे खिलाफ पहले ही चाल चल चुकी है, और अगर पता भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जो संसाधन और स्थिति है उसके साथ लियू जैसे परिवार को कुचलना तो मेरे लिए मामूली बात है। मैं उन्हें बार बार सामने आने दे रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें तड़पते देखना मुझे मनोरंजक लगता है। वो पूरी तरह से बेबस होने का एहसास मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत साल उसी में डूबकर बिता दिए थे। अब उनकी बारी है। मैं चाहती हूँ कि वे अपनी आंखों के सामने अपनी हर प्यारी चीज को एक एक कर बिखरते हुए देखें, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है जब तक उनके पास कुछ भी बाकी न रहे। अभी अभी सेरेना और टाइलर के चेहरों के भावों के बारे में सोचकर मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। मैं अपना फोन निकालती हूँ और मार्कस को कॉल करती हूँ। मार्कस, क्या तुम फ्री हो? इस हफ्ते जियांशी रोड लैब्स वाली जगह खाली है। बिल्कुल, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यह मेरी खरीदी हुई पहली संपत्ति है। मार्कस से मिलने का समय तय करते वक्त मेरी आंखें चमक उठीं। जब डायना 3 बच्चों संग मुझे ढूंढने आई तो उसने विक्टर को नहीं बताया। उसे डर था कि अगर बात नहीं बनी तो विक्टर बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब सोचती हूं तो लगता है वही सही फैसला था। सूरज सिर पर तेज चमक रहा है, लेकिन डायना का दिल बर्फ जैसा ठंडा है। वह समझ नहीं पा रही है कि उसने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया। सब कुछ इतनी साफ साफ सामने रखा था, फिर भी वह जरा भी समझदारी दिखाने को तैयार नहीं है। आखिरकार मैं अब भी उसकी माँ हूं। चाहे उसने उसे कभी पाला ना हो, लेकिन जन्म देने का दर्द हमेशा साथ रहता है। लिली, सबको घर ले जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। अपने दुख में डूबी डायना को सेरेना की आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर देखती है और सेरेना की आंखों में कुछ ठंडा और नुकीला पकड़ लेती है। उसका दिल कस जाता है। तुम क्या करने वाली हो? डायना अपनी बेटी को जानती है। सेरेना अपनी छवि के उलट असल में काफी ठंडी और बेरुखी है। उसे न कानून की परवाह है न इंसानी जान की। 15 की उम्र में टाइलर का सहपाठी से झगड़ा हुआ, उसका सिर दीवार पर दे मारा और बाद में वह लड़की स्कूल में गिर गई जिससे उसकी टांगें टूट गईं। डॉक्टर ने कहा वह अब हमेशा व्हील चेयर पर रहेगी। ये सिलसिला तब थमा जब विक्टर ने सच पता लगाकर उससे सब उगलवा लिया। लेकिन एक भेड़िए को एक बार मारने से उसे भेड़ नहीं बनाया जा सकता। आप बस उसकी भूख को और गहरा कर देते हैं। सेरेना मुस्कुराती है। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, चिंता मत करो माँ। उस समय सेरेना ने जो कुछ भी किया वह पूरी लियू फैमिली को पता था, टाइलर को छोड़कर, जिसमें लिली भी शामिल थी। लिली की त्योरियां चढ़ गईं। लापरवाही मत करना, वह अब भी तुम्हारा। सेरेना उसे बीच में ही टोक देती है। वह लिली को देखकर सहजता से मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि खुद पर नजर रखो। लिली के दिल में टाइलर सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन मेरा भी वहां एक असली स्थान है। वह नहीं चाहती कि टाइलर जाए और वह यह भी नहीं चाहती कि मुझे चोट पहुंचे। लिली टाइलर की ओर देखती है। उसकी आंखों में केवल उलझन और खोया हुआपन देखती है। फिर सेरेना का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है। वह फुसफुसाती है। वह बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कुछ किया तो समझो गए, खुद राज्य तुम्हारे पीछे आ जाएगा। सेरेना रूखी हंसी हंसती है। तुम्हारी बातें सुनो जैसे तुम इस एहसान फरामोश को जानती हो। मजेदार है, वह तो तुम्हें याद तक नहीं करता। लिली का चेहरा उतर जाता है। मैंने कह दिया, संभल कर रहना, बाद में रोना मत। सेरेना उसे धक्का देकर टाइलर और डायना को हाथ हिलाकर चली जाती है। लिली उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो जाती है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह पीछे जाने ही वाली थी कि टाइलर ने आवाज दी, लिली। सेरेना क्या कह रही थी? लिली मुड़कर टाइलर की साफ आंखों में देखती है। कुछ खास नहीं, वह राज्य के लिए जरूरी है। अगर सेरेना कुछ करे भी तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। वह हाल ही में कुछ ज्यादा ही कर रही है। अगर मैं उसे न जानती तो खुद उसे सबक सिखाती। चलो सबको घर छोड़ दूं। लिली गहरी सांस लेकर अपनी बेचैनी दबा लेती है। 100 वर्ग मीटर से बड़े इस अपार्टमेंट में 3 कमरे हैं जिन्हें मार्कस ने अपनी जरूरत के हिसाब से बदल दिया है। इसका लेआउट सही है। मैं मार्कस को लंच पर ले जाकर रेनोवेशन उसे सौंप दूंगा।